नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। कमाल का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूँ मानिए कि मैथमेटिक्स का जो हार्ट है, जो दिल है, वो खोलने जा रहे हैं आज। उसको हम समझने जा रहे हैं, उसको पढ़ने जा रहे हैं। वो आज का टॉपिक जो है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मज़ा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ के, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसने दुनिया को बदला है। अगर गणित की असली ताकत को अगर देखा जाए तो वो डिफरेंशिएशन में छुपी हुई है, अवकलन में छुपी हुई है। ठीक है, अवकलन। अवकलन, कई इसको अवकलज भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप बोल सकते हैं। अवकलन बोलिए या अवकलज बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, चाहे डिफरेंशिएशन बोलिए, डेरिवेटिव बोलिए, कई डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन बोलिए, अवकलन बोलिए, अवकलज बोलिए, डेरिवेटिव बोलिए, ये सारे एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। चीज़ एक ही है, नाम अलग अलग है, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, अवकलन हो, अवकलज हो या फिर डेरिवेटिव हो। आज हम इसकी डिटेल से जो थ्योरी है वो पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस आइडिया को जो है वो हम ग्रैब करने वाले हैं कि आइडिया है किस चीज़ का और ये किसके बारे में है, और विद एग्जांपल हम इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री से शुरू करते हैं, क्योंकि इतिहास बिना आनंद कहाँ। इतिहास बिना आनंद कहाँ, ऑब्वियसली बात है। अगर ये आया है तो ज़रूर इसका कोई इतिहास रहा होगा। थोड़ी सी हिस्ट्री जो है इस पे चर्चा कर लेते हैं। अवकलन के लिए दो व्यक्तियों को श्रेय जाता है कि अवकलन का जो आइडिया था वो दो व्यक्तियों का आइडिया था। ऐसा नहीं कि दोनों साथ में बैठ के ही अवकलन के आइडिया को डिस्कस कर रहे थे। नहीं, अलग अलग रूप से, स्वतंत्र रूप से। स्वतंत्र रूप का मतलब हुआ कि एक को नहीं पता दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे को नहीं पता कि पहला क्या कर रहा है। तो स्वतंत्र रूप से दो जनों के नाम आते हैं, एक है लेबनीज और दूसरे हैं न्यूटन। दूसरे हैं न्यूटन, लेबनीज। और आपको पता भी होगा कि लेबनीज और न्यूटन जो थे वो बहुत घने मित्र थे शुरुआती दौर में, जो है ना। उस समय ये बहुत खास, बहुत ज़बरदस्त दोस्त हुआ करते थे। और न्यूटन ने भी कैलकुलस का, क्योंकि जिस तरीके से न्यूटन ने कैलकुलस मतलब जो अवकलन है उसको परिभाषित किया, उन्होंने जिस तरीके से इसको डिराइव किया, बनाया, डेवलप किया, वो बिल्कुल अलग दिखता है लेबनीज वाले तरीके से। लेबनीज बिल्कुल अलग तरीके से यूज़ करते थे, न्यूटन बिल्कुल अलग तरीके से यूज़ करते थे। तो सबको, दोनों को देख के, दोनों के काम को देख के आपको बिल्कुल लगेगा कि लेबनीज अलग तरीके से सोच रहे थे और न्यूटन अलग तरीके से सोच रहे थे, और दोनों ही अपनी अपनी परेशानियों के ऊपर उसको यूज़ कर रहे थे। अपने अपने जो सवाल थे, अपनी अपनी जो जिस चीज़ के वो ऊपर रिसर्च कर रहे थे, खोज कर रहे थे, उस खोज के ऊपर लेबनीज अपने हिसाब से अवकलन को बना रहे थे और न्यूटन अपने हिसाब से बना रहे थे। लेकिन इनको नहीं पता था कि वो जिस चीज़ पे इसको बना रहे हैं, वो जो बना रहे हैं वो कमाल की चीज़ बना रहे हैं, वो इतिहास बदलने वाली चीज़ बना रहे हैं। वो ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो आने वाले समय में उनको एक पहचान दिलाएगी। फादर ऑफ कैलकुलस कहलाएंगे ये, लेबनीज और न्यूटन। और बाद में हुआ ये कि बड़ा विवाद आ गया। विवाद ये हो गया कि दोनों ने अपने अपने तरीके से व्युत्पन्न किया, लेकिन क्रेडिट किसको जाए? क्योंकि जैसे जैसे अवकलन के अनुप्रयोग दिखने लगे, उपयोग दिखने लगे, तो एक विवाद पैदा हो गया कि एक्चुअली न्यूटन का मतलब, सॉरी, कैलकुलस जो है, जो अवकलन है, उसका जन्मदाता कौन है? उसका जन्मदाता कौन माना जाएगा, न्यूटन को या लेबनिज को? तो यहाँ पे दोनों में एक संघर्ष शुरू हो गया, एक लड़ाई शुरू हो गई, दोनों में अपना अपना अधिकार मांगने की, कि भाई न्यूटन चाहते थे कि कैलकुलस का जन्मदाता मुझे माना जाए क्योंकि मैंने ऐसा किया है। लेबनिज ने कहा कि मुझे माना चाहिए। तो दोनों ने अपने जो पक्ष विपक्ष जो है वो अपने सामने रखे, लेकिन दोनों को ही लास्ट में माना गया कि ये था। लेकिन एक विवाद बीच में अच्छा खासा तैयार हो गया और काफ़ी लंबे समय तक ये विवाद चलता रहा, जिसे लेबनीज और न्यूटन विवाद भी कहते हैं। कंट्रोवर्सी थी, बहुत लंबा चला था उस समय का। तो ये इस तरीके से इनके बारे में आता है। तो जन्मदाता हुए लेबनीज और न्यूटन। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि आप अगर ये सोचते हो कि न्यूटन ने और लेबनीज से पहले कुछ था ही नहीं, तो ये आप गलत है। अगर आप ये सोचे कि लेबनीज और न्यूटन से पहले तो अवकलन की कोई चर्चा ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं साहब, ऐसे नहीं था। न्यूटन और लेबनीज से पहले ही इसके जो बीज है वो बो दिए गए थे। न्यूटन ने तो ये माने कि पेड़ जो है उसको पानी दिया है ताकि वो बड़ा हो जाए। बड़ा करने का काम जो है वो न्यूटन और लेबनीज ने किया है, लेकिन बीज बोने के काम पहले ही हो चुके हैं। इनसे पहले भी कई चीज़ें मिलती है जिसे पता चलता है कि अवकलन जो है वो पहले भी माना जाता था, लेकिन थोड़ा इस रूप में, थोड़े कच्चे रूप में माना जाता था। तो कई प्रमाण इसके मिलते हैं। दूसरा ये है कि जो अवकलन था वो स्वतंत्र नहीं है। अवकलन स्वतंत्र नहीं है, ठीक है ना, वो जुड़ा हुआ है बाकी कंसेप्ट के साथ भी। जैसे आप सबसे पहले जो है वो फलन पढ़ते हैं, याद होगा आपने फंक्शन, अभी जस्ट फिलहाल आपने फंक्शन पढ़ा होगा। तो जब आप फंक्शन पढ़ते हैं तो एक आइडिया आता है फलन का मान, और फलन के मान के साथ साथ में एक आइडिया आता है कि उसके बाईं ओर का मान और उसके दाईं ओर का मान। तो फलन के कंसेप्ट में फलन के मान के साथ एक आइडिया और निकलता है, नियर बाय का, नज़दीक का, आसपास का। तो आसपास का जो आइडिया था उसका नाम था सीमा, यानी लिमिट। ये आप लोगों ने पढ़ा।
लिमिट का आइडिया पढ़ा। लिमिट का आइडिया के बाद शुरू होता है कि अगर बाई चांस कि जो आप आसपास के जो बिंदु पे जो मान निकालते हैं वो वाला मान और जो फलन पे मान आया वो मान अगर बराबर हो जाए तो उस केस में फलन जो है वो संतत फलन कहलाता है। इस घटना को सातत्य कहते हैं, कंटिन्यूटी कहते हैं। इस घटना को कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। जब आपका क्या होता है, आपकी दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर हो जाते हैं तो आप इस घटना को सातत्य कहते हैं और उस बिंदु को फलन के लिए संतत माना जाता है, कंटिन्यूअस माना जाता है। तो ये सीमा, ये सातत्य, सातत्य का एक कदम और आपको ले जाता है अवकलन के ऊपर। बस यही अवकलन है। जब आप सातत्य को थोड़ा सा और खोलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं तो आपको अवकलज मिलता है, अवकलन मिलता है। तो इसका मतलब है कि अवकलन कोई स्वतंत्र कंसेप्ट नहीं है। अगर सातत्य आया है, सीमा आई है, तो फिर अवकलन तो आना ही था, स्वाभाविक बात है, क्योंकि वो उसी की चैन में है, उसी की चैन का अवयव है। तो न्यूटन ने जो है वो अवकलन, और ये भी नहीं है कि अवकलन का शुरू से एकदम जीरो से ही न्यूटन ने और लेबनिज ने अवकलन को शुरू किया था, नहीं, उससे पहले भी अवकलन की जो समझ थी अवकलन के प्रति, क्योंकि अवकलन जो है वो परिवर्तन की दर है, परिवर्तन की दर है, और परिवर्तन की दर का आइडिया पहले भी अवेलेबल था। बस न्यूटन ने पॉलिश की है, मतलब उसकी चमक दी है इसको। तो चमक देने का जो काम है वो लेबनिज ने और न्यूटन ने किया, और उसके बाद में इसके अनुप्रयोग बनते चले गए और ये पॉपुलर 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 होता चला गया, और इस तरीके से इसका इतिहास बनता चला गया। तो ये है इनका आइडिया। तो हमने सीमा पढ़ ली है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करूंगा और दिखाऊंगा कैसे सीमा से सातत्य और सातत्य से अवकलन बनता है। थोड़ा सा ये जो कनेक्शन है इसको समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये तीनों टॉपिक अलग नहीं है बल्कि एक ही हिस्सा है एक दूसरे का। सीमा का कंसेप्ट जब आगे बढ़ता है तो सातत्य निकल के आता है, सातत्य का कंसेप्ट जब आगे बढ़ता है तो अवकलन का कंसेप्ट आता है। आइए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। आइडिया को समझने की कोशिश करिए कि क्या है ये आइडिया। देखिए, सबसे पहले आते हैं लिमिट के कंसेप्ट पे, कि लिमिट में हमें क्या पता चला और हम क्या चाहते हैं लिमिट। लिमिट में हम क्या कहते हैं, हम लिमिट में ये कहते हैं कि भाई एक पॉइंट है एक्स जो लगातार ए की तरफ बढ़ रहा है, एक्स टेंड्स टू ए है, मतलब वो ए की तरफ बढ़ रहा है, ए की तरफ जा रहा है। मतलब एक्स जो है वो लगातार 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 ए के और क्लोज और क्लोज और क्लोज, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, बाईं ओर से भी और दाईं ओर से भी, समझ रहे हैं? बाईं ओर से भी आप उसके नज़दीक आ रहे हैं और दाईं ओर से भी आप उसके नज़दीक आ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि एक्स जो है वो गाड़ी लेके किराए पे गाड़ी कर लिए और ए की तरफ चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चाहे दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से, दोनों साइड से। तो जब आपका एक्स ए की तरफ जा रहा है, जा रहा है, तो आपका फलन तो कोई स्वतंत्र चीज तो है नहीं, फलन तो एक्स पे डिपेंड करेगा, फलन तो एक्स पे डिपेंड करेगा, एफ एक्स, फलन तो बेटा एक्स पे डिपेंड करेगा। तो जब एक्स ए पे जा रहा है, एक्स ए पे जा रहा है, तो एक्स जैसे जैसे बदलेगा एफ एक्स भी बदलेगा, स्वाभाविक बात है। बोला हाँ जी सर बदलेगा। तो जैसे जैसे एक्स बदलेगा, ए की तरफ जाते जाते एक्स का मान और, है ना, सपोज कीजिए जैसे ए बराबर 2 है तो आपने रखा 1.9, एक्स का मान पहले 1.9 हो गया, फिर अगली बार 1.99 हो गया, अगली बार 1.999 हो गया, और एक बार 1.4 बार 9, एक बार 5.9, एक बार 6 बार 9, एक बार 9 9 9 9 8 बार, एक बार 9 9 9 9 10 बार, एक बार 9 9 9 11 बार। हर बार आप ए के नज़दीक 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 चल रहे हैं। तो जब आप ऐसे नज़दीक नज़दीक चलेंगे तो एक्स का मान बदलेगा, तो एक्स तो वाई से जुड़ा, एक्स तो फलन से जुड़ा हुआ है, तो एक्स बदलेगा तो फलन का मान भी बदलेगा। 1.9 पे जो भी मान आएगा, उसके बाद 1.99 पे अलग मान आएगा, 1.999 पे अलग मान आएगा, है ना? मान भी तो चेंज होगा। बोला हाँ जी सर चेंज होगा। अब हमारी बात, बस इसी बात में इंटरेस्ट आ गया हमें कि भाई जब एक्स ए की तरफ जा रहा होगा तो एफ एक्स भी तो कहीं जा रहा होगा, कोई गाँव, ये भी तो कोई गाँव जा रहा होगा। तो जवाब है हाँ जी जा रहा होगा। तो जिसके पास ये जा रहा है बस वही लिमिट है, जिसके पास ये जा रहा है वही लिमिट है। बस हमारी शर्त ये है कि ये जो है ये एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, अनंत नहीं होना चाहिए, अनंत अलाउड नहीं है। ऐसे नहीं कि एफ एक्स कह दे भैया मैं तो अनंत पे जा रहा हूँ, ना ना ना, दुनिया नहीं छोड़नी, दुनिया नहीं छोड़नी, दुनिया के अंदर ही रहना है। 2 पे जा, 5 पे जा, 15 पे जा, 5/2 पे जा, 7/3 पे जा, 11 पे जा, -5 पे जा, -5/2 पे जा, किसी पे भी जा, अनंत पे ना जा भाई। अभी उम्र ही क्या है इसकी, अभी उम्र ही क्या है अनंत पे जाने की। तो अनंत पे नहीं जाना, किसी नंबर पे जाना है, किसी फाइनाइट नंबर पे जाना है। दूसरा, लेफ्ट से जाऊं चाहे राइट से जाऊं, अगर एक्स इधर से आए या एक्स इधर से आए, दोनों साइड से ही आपका आंसर, अगर मैं भेद नहीं कर रहा कि मैं इधर से आ रहा हूं या इधर से आ रहा हूं, तो फलन को भी कोई भेद नहीं होना चाहिए कि वो इधर से आए कि इधर से आए, दोनों साइड से ही फलन का मान एल ही आना चाहिए। अगर मैं एक्स को बाईं ओर से चलाऊं तब भी एफ एक्स एल पे जाना चाहिए, और दाईं ओर से चलाऊं तब भी एल ही आना चाहिए। इस कंसेप्ट का नाम है लिमिट। तो लिमिट में आप क्या समझ रहे हैं? लिमिट में आप कह रहे हैं कि भैया ये एक्स है, देखो ध्यान से,
आपको मैं एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ जिससे ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ये रहा भैया, भैया, ओ मेरे भैया, ये है ए। अब मेरा जो एक्स है, एक्स भैया जो मेरा है, एक्स भैया जो मेरा है, अगर वो लेफ्ट में है, ठीक है, और यहाँ पे एक और भैया ले लेता हूँ जिसका नाम है एल, ये है एल, ठीक है। तो अगर मेरा एक्स जो है वो ए की तरफ चलेगा, एक्स ए की तरफ दौड़ा दौड़ा जाएगा और दौड़ा दौड़ा जाएगा, जैसे जैसे एक्स एल की तरफ चलेगा, मेरा फलन का मान जो है, जो भी इसका फलन का मान होगा, वो किसकी तरफ बढ़ेगा, एल की तरफ बढ़ेगा। ये देखो, ये रहा एल, मेरा फलन किसकी तरफ बढ़ेगा, दिख रहा है आपको। जैसे जैसे, क्योंकि एक्स चलेगा तो फलन बदलेगा, तो ये देखो आपका फलन जो है वो भी किसकी तरफ बढ़ रहा है, एल की तरफ बढ़ रहा है। अब मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि भैया मैं लेफ्ट से आऊं चाहे मैं राइट से आऊं, कोई भेद नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर मैं इधर से भी आ रहा हूं तो भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस केस में भी मेरा आंसर जो है, एफ एक्स जो है, वो एल की तरफ ही बढ़ना चाहिए दोनों साइड से, चाहे मैं राइट से आऊं चाहे मैं लेफ्ट से आऊं, ये किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। लेफ्ट से आने पर भी एल आना चाहिए, तो राइट से आने पर भी एल आना चाहिए, इसमें कोई अंतर। क्योंकि देखिए मैं ए की तरफ ही जा रहा हूँ, चाहे मैं राइट से जाऊँ चाहे मैं लेफ्ट से जाऊँ, दोनों साइड से जब मैं ए की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा फलन का मान भी दोनों साइड से एल पे ही जाना चाहिए। तो ये एल जो है ये लिमिट कहलाता है। ये शर्तें हैं भैया, अगर ये शर्तें आपने पूरी कर दी तो मैं इसको लिमिट बोलूंगा, अन्यथा नहीं बोलूंगा। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ, एक बार दोबारा समझाइए, सिर्फ दोबारा समझाइए। तो आपका लिमिट का आइडिया क्या होता है, वो यही तो होता है कि एक्स को मैं ए की तरफ ले जाऊंगा, एक्स को मैं ए की तरफ ले जाऊंगा और दोनों साइड से ले जाऊंगा, ऐसे नहीं कि इधर से या उधर से, दोनों साइड से ले जाऊंगा। दोनों ही साइड से ले जाने पे मेरा फलन का मान भी बिना किसी भेदभाव के एल की तरफ जाएगा, और एल एक फाइनाइट नंबर होगा। तो ये कहलाता है, ये जो एल है भाई साहब, इसी का नाम है लिमिट। इस एल का ही नाम क्या है बेटा, लिमिट। किस भी आप कहते हैं ए पर फलन की लिमिट एल है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आ जाइए हमारा दूसरा पार्ट, एल तो लिमिट होगी, ठीक है। अगर हम ये कहें भैया ए बिंदु पे फलन का भी तो कोई ना कोई मान होगा, ए बिंदु पे फलन का मान भी तो होगा, अगर है तो, जवाब है तो। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कई बार बिंदु पे फलन का मान नहीं होता, कई बार होता है। तो ए पे अगर फलन का मान विद्यमान है और वह मान लिमिट का ही मान है, आपके फलन का मान ए पे जो फलन का मान है वो एफ ए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स ए की तरफ जा रहा है तो एफ एक्स एफ ए की तरफ जा रहा है। मतलब कितना बढ़िया है, देखो कितना बढ़िया जोड़ है इनका, कितने भले आदमी हैं। बिल्कुल दोनों मिलके साथ में एक जैसा काम करते हैं। अगर एक्स ए की तरफ जा रहा है तो आपका एफ एक्स एफ ए की तरफ जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इस घटना को सांतत्य कहते हैं। देखिए ये सीमा है, सीमा ये नहीं कहती कि भैया इधर जाओ कि उधर जाओ, सीमा तो बस ये कहती है कि एक नंबर पे पहुंचो, पहुंच के फोन कर देना कि पहुंच गया हूं बस। कितने पे पहुंचो हमें कोई हेडेक नहीं है, इसको लिमिट कहते हैं। लेकिन सांतत्य इसको नहीं कहते। सांतत्य कहते हैं ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, जहां कहा था वहां जाना है। ऐसा नहीं कि बस चले गए जहां मन में आया वहां चले गए, ना 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 भैया। अगर मैं एक्स को ए की तरफ ले जा रहा हूं तो एफ एक्स को एफ ए की तरफ जाना होगा, एफ एक्स को कहाँ जाना होगा, एफ ए के पास जाना होगा। तो अगर ये हुआ तो फिर इस घटना को सांतत्य बोलूंगा। तो लिमिट कह रही है भैया कहीं चले जाओ, पहुंच जाओ बस, अपने जीवन में कुछ भी कर लो। समझ रहे बातों को, क्या भैया कुछ भी कर लो, पापा डॉक्टर थे, तुम कुछ भी कर लो जीवन में अच्छा भला कर लेना। और दूसरा कह रहा है, ऐसे कैसे, सांतत्य कहता है ना 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 बेटा, देख तेरे पापा डॉक्टर है, तू भी डॉक्टर ही बनेगा, तेरे पापा डॉक्टर है बेटा, तू भी डॉक्टर बनेगा। ये हो जाती है फिक्स। सांतत्य हम कहते हैं भैया जो लिमिट है वो ऐसी वैसी नहीं कि कुछ भी आ जाए, ना ना कुछ नहीं चलेगा, डॉक्टरी चाहिए, डॉक्टरी चाहिए, बस ये फर्क है। तो इस केस में तो क्या होता है कि कोई नंबर आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ रहा है वो लिमिट का एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन सांतत्य कहता है कि लिमिट जो है वो फलन के मान के बराबर होनी चाहिए, तभी सांतत्य है, वरना अगर ऐसा ना हुआ तो नहीं है। ठीक है, हो गई ये बात। अब इस बातों ने एक बवाल खड़ा कर दिया। बवाल क्या खड़ा कर दिया, आइए इस बात को समझते हैं। आपको लग रहा होगा कि मामला तो निपट गया, आप जो है वो सोच रहे होंगे कि सर मामला तो निपट गया, यही तो था बस, फलन कहीं, फलन एक्स एक तरफ जा रहा है तो फलन एल पे जा रहा है, लिमिट हो गया। और अगर वही फलन जो है एक्स टेंड्स टू ए और फलन एफ ए पे पहुंच जाए तो सांतत्य हो गया। अब भाई एक मामला ये है, मामला माजरा ये है कि मैं आपको दो फलन दिखाता हूँ, दो फलन दिखाता हूँ। ये बात एफ एक्स कोई भी फलन हो सकता है, कोई फलन हो सकता है।
एक केस में देखिए, दोनों को ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। ये मैंने एक बनाया, ये दो, ये तीन, ये चार, सब देखो, सब के सब वहीं जा रहे हैं। इनमें क्या फर्क है? इनमें क्या फर्क है? ये भी एफ ए की तरफ जा रहा है, ये भी एफ ए की तरफ जा रहा है, ये भी एफ ए की तरफ जा रहा है, और एक बंदा है जो मेरे जैसा मौज मस्ती वाला है, टिक 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 घूमता 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 घूमता, ये भी एफ ए की तरफ जा रहा है। तो भाई ये जो अलग अलग ग्राफ है, इनमें क्या फर्क है? अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप मुझे ये बताएंगे कि टाटा नैनो और मर्सिडीज के बीच में क्या फर्क है? टाटा नैनो और मर्सिडीज में क्या फर्क है? टाटा नैनो भी आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, मर्सिडीज भी आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। टाटा नैनो भी आपको एक सीट देती है, सीट के अंदर बैठो, गाड़ी चलाओ, पहुंच जाओ। मर्सिडीज भी यही करती है, मर्सिडीज के भी चार टायर होते हैं, टाटा नैनो के भी चार टायर है। पैसे बच रहे हैं, फिर आप मर्सिडीज क्यों लाते हो? पागल हो आप लोग, है ना? वो लोग मूर्ख है जो मर्सिडीज लेके आते हैं। टाटा नैनो लाओ, 2 लाख की 3 लाख की आ जाएगी, मर्सिडीज आएगी 60-70 लाख की। और 60-70 लाख में आप कम से कम 20 टाटा नैनो ला सकते हो, एक अपने पास रखो, बाकी अपने परिवार में बांट दो, सबके सब खुश, है ना? तो ऐसा लगता है कि यार ये तो मूर्खता हो रही है। जवाब है नहीं नहीं सर, मूर्खता नहीं है सर, आप गलत बोल रहे हो। सर टाटा नैनो है और मर्सिडीज मर्सिडीज है। तो क्या फ़र्क है बेटा मर्सिडीज में? कि सर मर्सिडीज में ये फ़र्क है, उसमें स्पीड है सर। जब दोनों साथ में दौड़ेंगी ना, जब दोनों गाड़ियां साथ में दौड़ेंगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ़र्क क्या है ना? गधे और घोड़े वाला जो फ़र्क है ना, वो समझ में आ जाएगा जब गधे और घोड़े भागेंगे ना, भागते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फ़र्क है। बस यही बात है। तो बेटा स्पीड का फ़र्क है इनमें, इनमें स्पीड का फ़र्क है, अलग अलग स्पीड है इनकी। पहुंच सभी रहे हैं एफ ए पे, लेकिन स्पीड का फ़र्क है। स्पीड का फ़र्क है, परिवर्तन की दर का फ़र्क है। आहा हा, क्या शब्द है! परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज। एक धीमा पहुंच रहा है, एक थोड़ा तेज है, एक थोड़ा धीमा है, एक बहुत धीमा है, एक बहुत तेज है। बस सर फर्क है। गाड़ियां जो होती है ना सर, अधिकतर गाड़ियां जो होती है, इनमें स्पीड का ही फर्क होता है। किसी की स्पीड और तेज है, किसी की बहुत तेज है, किसी की बहुत तेज है, किसी कम है, किसी बहुत कम है। तो सर स्पीड का बड़ा रोल पड़े होता है। अच्छा, यही बात है, बस यही हमारे बात में है कि एक्स अलग अलग फलन होंगे। जैसे जैसे एक्स, अगर कोई फलन संतत है, अगर कोई फलन संतत है, तो सीधी सीधी बात, अगर एक्स ए की तरफ जाएगा तो फलन एफ ए की तरफ जाएगा ही जाएगा। लेकिन फिर भी उनमें स्पीड का फर्क तो होगा। जैसे टाटा नैनो में मर्सिडीज में है, फर्क तो है ना? सारी गाड़ियां गाड़ी सर, कारें कारें नहीं होती। टाटा नैनो भी कार है, मर्सिडीज भी कार है, लुम्बागनी भी कार है, रॉयल जो आती है रोल्स रॉयल, वो भी एक कार है। लेकिन फिर भी फर्क है ना सब में? मतलब हाँ, फर्क तो है। फर्क नहीं होता तो रेट के अंतर कैसे आते? तो यही बात हमें देखनी है कि फर्क जो है वो हम निकालना चाहते हैं। कैसे निकलेगा? आइए देखो कि भैया कितनी दूरी तय की तुमने, अपनी स्पीड चेक करवाओ। अब हम एक आइडिया लाते हैं स्पीड का, रेट ऑफ चेंज का, जिसका नाम अवकलन होने वाला है। रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज, इसी का नाम है डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर। समझो बात को, हम मना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि फलन संतत है। मेरे साथ बोलिए, हम क्या बोल रहे हैं बेटा? कि फलन संतत है। ए बिंदु पे अगर फलन का मान एफ ए है, ए बिंदु पर फलन का मान अगर एफ ए है, तो अगर आप एक्स को ए की तरफ रवाना करोगे, अगर आप एक्स को, ये आपका एक्स रहा, इस कोई भी एक्स पे जो फलन का मान है, ये मान लो एफ एक्स है, ठीक है, किसी भी एक्स पे। तो जैसे जैसे आपका एक्स ए की ओर रवाना होगा, आपका एफ एक्स जो है वो एल की ओर रवाना हो जाएगा, एफ ए की तरफ रवाना हो जाएगा। ठीक है, संतत है। लेकिन हम तो ये देखना चाहते हैं, पहुंचेगा तो एफ ए पे ही, पहुंचेगा तो एफ ए पे ही, लेकिन हम तो ये देखना चाहते हैं कि इस बंदे की स्पीड कितनी है। स्पीड चेक कर रहे हैं, स्पीड वाला चेक कर रहे हैं। और स्पीड कैसे चेक होगी? बढ़िया आसान है सब, बहुत आसान है। क्या दिक्कत है? बोला ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यहाँ से यहाँ तक एक ये लाइन खींच लेते हैं। एक्स के मान में कितना परिवर्तन आया? तो आप कहोगे सर ए माइनस एक्स परिवर्तन आया। ए माइनस एक्स कैसे हुआ बेटा? सर ये ए हुआ यहाँ तक, और यहाँ तक एक्स हुआ, तो बीच का कितना बचा सर? ए माइनस एक्स। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये यहाँ से यहाँ तक हाइट जो है वो एफ ए है ना? ये एफ ए है, और ये कितनी है? ये एफ एक्स है, ये सर एफ एक्स है। तो ये कितनी बची? ये कितनी बची? तो ये आपकी बची एफ ए माइनस, ठीक है। अब परिवर्तन की देखते हैं। जैसे जैसे एक्स जो, जैसे जैसे
फलन का मान इसकी तरफ जाएगा, दोनों के मान में परिवर्तन आएगा। ए माइनस एक्स जो है वो कम होता जाएगा, साफ दिख रहा है देखो, एक्स का मान चेंज हुआ नहीं हुआ, यहाँ एक्स का मान बदलता जाएगा, ये दूरी जो है लगातार कम होती जाएगी। ऐसे ही आपके एफ एक्स और एफ ए के बीच की दूरी भी लगातार, क्योंकि जब यहाँ आएगा तो देखिए ऊंचाई भी चेंज होगी, जो पहले इतनी ऊंचाई थी वो अब इतनी बचेगी। फिर जब बिंदु यहाँ आ जाएगा तो ऊंचाई और कम हो जाएगी, ये और कम आ गई। तो जैसे जैसे आपका एक्स ए की तरफ बढ़ता जाएगा, आपका एफ ए माइनस एफ एक्स के बीच का गैप भी कम होता जाएगा। अब दोनों में जो परिवर्तन है वो निकालते हैं कि भाई एफ ए माइनस एक्स में परिवर्तन आया, फलन के मान में परिवर्तन आया, ठीक है, फलन के मान में परिवर्तन आया, किसके साथ आया, एक्स के साथ आया, जो एक्स वाली जो दूरी थी ए माइनस एक्स उसके साथ आया। तो यही तो होता है परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर क्या होती है, यही तो होती है, बोला हाँ सर यही तो होती है परिवर्तन की दर, रिपीट कर रहा हूँ। परिवर्तन की दर क्या होती है कि एक चीज बदल रही है दूसरी चीज के सापेक्ष, तो पहली चीज में कितना बदलाव करें, फिर उससे दूसरी चीज में कितना बदलाव आया, इसी का नाम तो परिवर्तन की दर है। फलन के मान में परिवर्तन, फलन के मान में परिवर्तन, किसके सापेक्ष, एक्स के मान में परिवर्तन, इसीलिए तो बोलेंगे अवकलन। अवकलन क्या होगा, फलन के मान में परिवर्तन, फलन के मान में परिवर्तन हो रहा है, बट्टे क्या है एक्स के मान में, तो एक्स के मान के साथ, एक्स के मान के साथ फलन के मान में कितना बदलाव हो रहा है, ये बदलाव ही तो अवकलन है, यही अवकलन है। लेकिन एक्स ए की तरफ जा रहा है, ये बात यहाँ पता ही नहीं लग रही, यहाँ कहाँ लिख रही है, लिखी नहीं आ रही, तो ये लो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये गारंटी लेगा कि एक्स ए की तरफ जा रहा है। ये बंदा अब गारंटी लेगा कि एक्स कहाँ जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है। अब आप कहोगे सर एफ ए माइनस एफ एक्स, ए माइनस एक्स आपने लिखा है, एफ एक्स अच्छा लगता है आगे, चलिए आगे अच्छा लगता है वही करेंगे, जो अच्छा लगता है ना आप लोगों को वही करेंगे। ये लो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, नीचे से माइनस कॉमन ले लो और काट दो, ये लो एफ एक्स माइनस ए बटा एक्स माइनस ए, ये है आपका आउटलाइन। अब ये जो भी आंसर आएगा, एक बात ये निश्चित संख्या ही आना चाहिए, क्योंकि अनंत वनंत को अलाउड नहीं करते हम, अनंत वनंत को अलाउड नहीं करते। ये जो भी आंसर आएगा ना, ये जो भी आंसर आएगा, सपोज करो ये आंसर डी आएगा, ये जो डी है ये अवकलन कहलाता है। कुछ तो आंसर आएगा, ये जो परिवर्तन की दर है ये कुछ तो आएगी, ये जो भी आएगी 5 आए 15 आए 20 आए 25 आए जेब में डाल लीजिएगा, इसी का नाम अवकलन है, इसी का नाम अवकलन है। अब हमने क्या किया, हम देखो बहुत समझदार लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, भैया फलन, फलन का नाम तो आपने डी लिख दिया, फलन का नाम तो लिखो। तो हमने कहा कि चलो ये लो ये रहा फलन, ये एफ लिख दिया, एफ का नाम आ गया। किस फलन का हो रहा है उसका नाम तो होना चाहिए ना, जिसका घर होता है उसके बाहर लिखा होता है ना, जिसका भी घर होता है उसके बाहर लिखा होता है राम निवास निवास, ठीक है ना, या सीता निवास या ब्रह्मा जी निवास या उसका निवास, ये होता है मकान का मालिक है भैया वो। तो जिस फलन का हो रहा है उसका नाम तो आना चाहिए, नाम आ गया। किस बिंदु पे आप निकाल रहे हैं, क्योंकि ए बदल जाएगा, आज तो ए ये है कल कोई और हो जाएगा, तो जो भी ए होगा उसका नाम भी आना चाहिए, ये तो नाम आ गया एफ ए। लेकिन ये तो फलन का मान ए पर कहलाएगा, तो ये तो मिक्स हो जाएगा, कैसे पता चलेगा कि ये अवकलन है या फलन का मान है, तो हमने एक डैश का चिन्ह बना दिया। जैसे आपने रामायण देखी होगी, रामायण में जब बाली और सुग्रीव लड़ते हैं और पहली बार लड़ते हैं तो बाली सुग्रीव को खूब धोता है, फिर वो आते हैं भगवान राम को बताते हैं, हे भगवान आपने क्या किया, वो तो मुझे मार ही डालता। तो भगवान ने कहा कि यार मैं पहचान ही नहीं पाया कौन बाली है और कौन सुग्रीव है, तुम अब की बार माला पहन के जाना, ताकि तुम दोनों भाइयों में मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूं कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। तो ये डैश का निशान बताएगा कि कौन सा फलन का मान है और कौन से फलन का। अच्छा, डी नाम में क्या बुराई थी, डी नाम में ये बुराई थी कि पता कैसे चलता कि किस फलन का अवकलन कर रहे हैं। ये जो आया है आंसर, ये 5 आया है, सपोज करो 5 आया, अब पता क्या चले कौन से 5, किसके 5। तो भैया पूरे डिटेल से लिखो ना, ताकि बंदा पहचान जाए। अब देखो पूरा पहचान जाएगा, एफ कोई फलन है जिसका डैश का मतलब अवकलन का मान निकाला गया है, किस बिंदु पे निकाला गया है, ए पे निकाला गया है। तो ये हो गया ना, ये आपका। अच्छा, क्या हर फलन अवकलनीय होता है, जवाब है नहीं साहब, बिल्कुल नहीं होता। किसी के परिवर्तन की दर जो है वो आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती, परिवर्तन की दर क्यों नहीं आती, इसलिए नहीं आती बेटा, क्योंकि एक्स हमेशा लेफ्ट साइड में हो ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार एक्स राइट साइड में भी होता है, इस साइड में, इस साइड में होता है। जब आप इस साइड से परिवर्तन की दर निकालते हैं इस साइड से, तो वो अलग आती है, और दोनों साइड से दो परिवर्तन की दर आएगी तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने लिमिट में भी ये सरासर मना कर दिया था कि भैया दो अलग अलग साइड से जो लिमिट आती है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अलग अलग आती है तो, अलग अलग आती है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले तो कंफर्म होना चाहिए कि दोनों साइड से आ रही है,
दोनों साइड से आ रही है और वो बराबर भी आ रही है। तो हमने तय कर दिया यहाँ पे भी कि भैया x टेंड्स टू a का मतलब है कि दाईं साइड से भी और बाईं साइड से भी, यानी परिवर्तन की दर हम लेफ्ट से भी निकालेंगे राइट से भी निकालेंगे और दोनों साइड से बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट और राइट दोनों साइड से निकालेंगे और दोनों साइड से बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों साइड से बराबर हुई तो ही, और दोनों साइड से बराबर भी होनी चाहिए, और वो निश्चित संख्या आनी चाहिए, 5, 15, 50, अनंत अनंत नहीं आना चाहिए, अनंत नॉट अलाउड, अनंत आर नॉट अलाउड। ठीक है, क्लियर? बोला हाँ जी सर क्लियर। तो इसे हम जब लेफ्ट साइड से परिवर्तन की दर निकालते हैं तो इसे दायां अवकलज कहते हैं, बायां अवकलज, सॉरी, लेफ्ट, लेफ्ट साइड से हो तो लेफ्ट डेरिवेटिव, इस साइड को राइट डेरिवेटिव, लेफ्ट डेरिवेटिव एंड राइट डेरिवेटिव। चलो बना लेते हैं, आ जाओ फॉर्मूले बना लेते हैं, फिर एक चेक भी कर लेंगे हाथों हाथ ही साथ में। राइट डेरिवेटिव एंड लेफ्ट डेरिवेटिव, लेफ्ट डेरिवेटिव एंड राइट डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? जैसे दाईं सीमा और बाईं सीमा निकली थी वैसे ही, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव। अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, उसी फॉर्मूले को हमें लेफ्ट और राइट का जो यूज़ है वो करना है। फॉर्मूला क्या था? x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, एफ ए बटा x माइनस ए। अब जब आप दाईं सीमा का जब लेफ्ट निकालेंगे तो x की जगह आप क्या रखते हैं? x की जगह क्या रखते हैं? a माइनस एच। लेफ्ट के लिए आप क्या रखते हैं x की जगह? a माइनस एच। बस a माइनस एच रख दो, x के स्थान पर a माइनस एच रखने पर आपका लेफ्ट आ जाएगा। तो a माइनस एच, एक्स चला गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 होगी, ये हो गया आपका f a माइनस एच माइनस एफ ए बटा a माइनस एच, माइनस ए कट गया, माइनस का एच आ गया। इसको कहते हैं हम लेफ्ट डेरिवेटिव, लेफ्ट डेरिवेटिव। और प्रतीक चिन्ह पे आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे लिखेंगे f मतलब फलन, इस फलन का, डैश का मतलब डेरिवेटिव, और अंदर आप a माइनस, है ना, यहाँ पे लिमिट भी लगा दीजिए, h टेंड्स टू 0, f डैश f का अवकलन, और वो भी कौन से वाला? a माइनस एच वाला, और a माइनस एच वाला कौन सा होता है? बायां, तो बायां डेरिवेटिव। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, f डैश a माइनस जीरो, a माइनस जीरो, एच तो ऐसे ही जीरो जाता है, तो a माइनस जीरो मतलब a माइनस है मतलब बायां है, बायां है। और कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, a माइनस का मतलब हुआ, a माइनस का मतलब a से कम वाला। तो लिखने के तरीके हैं, उससे आप जानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारी समझदारी को दर्शाता है कि हम कितने समझदार हैं, जो चीज़ों को समझ पाते हैं अलग अलग एंगल से। जब आप राइट निकालेंगे तो आप x के स्थान पे क्या रखेंगे? a प्लस एच रखेंगे। जब आप a प्लस एच रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच, और इसको आप दायां अवकलज बोलेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f डैश a प्लस एच, या फिर जो मैंने बताया था, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, a प्लस का मतलब दायां अवकलज, या ये लिख लीजिए f डैश a प्लस 0, जो आपको ठीक, a प्लस 0, तीनों में से जो ठीक लगे आप वो लिख लीजिए। और अवकलनीय होने की आवश्यक शर्त क्या है? कि दायां और बायां, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, दायां और बायां, दायां अवकलज और बायां अवकलज बराबर होना, पहले तो विद्यमान होने चाहिए। ऐसे नहीं कि ये अनंत आ रहा है वो अनंत आ रहा है, अनंत आर नॉट अलाउड। अनंत ना तो हम पहले अलाउड करते थे और ना ही अनंत को अब अलाउड करते हैं, तो अनंत तो ना तो पहले अलाउड थे और ना ही अनंत अब अलाउड है, तो अनंत तो अलाउड होंगे नहीं। तो आपका दायां बायां अवकलज भी कुछ ना कुछ आना, लेफ्ट जो डेरिवेटिव है वो भी कुछ ना कुछ आना चाहिए, राइट डेरिवेटिव भी कुछ ना कुछ आना चाहिए, और फिर दोनों बराबर भी आने चाहिए, फिर बराबर भी आने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ हम भूल गए, वो है फलन का संतत होना ज़रूरी है, फलन का संतत होना ज़रूरी है। सातत्य को आवश्यक शर्त मानते हैं, क्यों मानते हैं वो देखो, अगर एफ एक्स एफ ए की तरफ नहीं जा रहे हैं तो भैया आप शादी के कार्ड किसके बांट रहे हो? एफ एक्स तो ए की तरफ जा ही नहीं रहा, एफ एक्स तो एफ ए की तरफ जा ही नहीं रहा, तो शादी के कार्ड बांट रहे हो। आप तो कह रहे हो भैया शादी है, आना है, मेल में आना है, खाना खाना है, फिर बारात में भी जाना है, और यहाँ पे आपका एफ एक्स है वो शादी करवा ही नहीं रहा। एफ एक्स एफ ए की तरफ तो जाएगा तभी तो होगा। देखो कार्ड बांट दिए भाई, आपने आपने शादी के कार्ड बांट दिए कि एफ एक्स एफ ए की तरफ जा रहा है, एफ एक्स एफ ए की तरफ जा रहा है, तो एफ एक्स एफ ए की तरफ जा रहा है, इसकी गारंटी कौन लेगा कि एफ एक्स एफ ए की तरफ जा रहा है? तो इसकी गारंटी सांतत्य लेता है।
तो इसका मतलब है कि अवकलन निकालने से पहले ये चेक कर लेना कि आपका लड़का शादी के लिए तैयार है या नहीं है। पता चले दूल्हा ही गायब है और बारात लेके चल पड़े, ऐसा ना करिएगा। पहले पुख्ता कर लीजिएगा कि आपका लड़का शादी के लिए तैयार है या नहीं है। इसलिए इम्पोर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सातत्य आवश्यक शर्त है। सातत्य अवकलनता के लिए तो लिखिए, सातत्य मतलब कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन के लिए, अवकलनीयता के लिए आवश्यक शर्त है। आवश्यक शर्त समझते हैं ना, ये ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है, वो तो ज़रूरी है, अगर मुलाकात नहीं होगी तो बंदा मर जाएगा, वो वाली कहानी है यहाँ पे भी। जरूरी है इसको, सातत्य जरूरी है अवकलनता की। अगर अवकलनता को जिंदा रखना है, उसके बाद भी बचेगा नहीं बचेगा कोई गारंटी नहीं, बाद में हो सकता है कार एक्सीडेंट हो जाए, है ना। मुलाकात हो गई, मुलाकात होके वापस घर जा रहा था, इतने में एक्सीडेंट हो गया, फिर भी मर गया। मुलाकात हो गई फिर भी मर गया। तो आवश्यक शर्त का मतलब अगर मुलाकात नहीं होगी तो पक्का मर जाएगा, लेकिन मुलाकात होने के बाद भी बचेगा नहीं बचेगा गारंटी नहीं है। तो अवकलनता के लिए आवश्यक शर्त है। जैसे हवा, हवा जो है वो हमारे लिए आवश्यक है, हवा हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन सिर्फ हवा खिलाते रहो तो भी क्या बच जाओगे? तो जवाब है नहीं साहब, खाना भी खिलाओ फिर। खाना नहीं खिलाया तो, बीपी शुगर सब कुछ ठीक नहीं हुए तो हवा आवश्यक है, मतलब हवा नहीं मिली तो पक्का मर जाओगे, लेकिन हवा मिली तो भी कोई गारंटी नहीं है कि बचोगे नहीं बचोगे। तो सातत्य नहीं हुआ तो फिर अवकलनीयता हो ही नहीं सकती। बिना सातत्य के अवकलनीयता हो ही नहीं सकती। जैसे बिना दूल्हे के बारात जा ही नहीं सकती, तो सातत्य के बिना अवकलनीयता नहीं हो सकती, डिफरेंशियबिलिटी नहीं हो सकती। और फिर उसके बाद में अगर सातत्य हो गया तो आपको एक अधिकार मिल जाएगा कि भैया आप चेक कर लो, लड़का है आपके पास, आप शादी करवा सकते हो, लेकिन लड़की मिलेगी बात की बात है। तो वैसी शर्त यहाँ पे है, पहले लड़का होना चाहिए। अब शादी होगी नहीं होगी, अब तो आगे और देखेगा आपका लड़का कितना गुणी है, आगे जाके अपना पैरों पे खड़ा हो पाता है नहीं हो पाता, वो बात की बात है, फिर शादी की बातें बाद में होंगी। लेकिन लड़का है इसका मतलब है आप उम्मीद कर सकते हो कि होगी शादी। तो वैसे ही अवकलनीयता पे आ जाओ। तो पहले आप सातत्य चेक कर लीजिएगा कि आपका फलन संतत है। जवाब है हाँ, अगर हाँ है तो फिर अवकलनीयता पे जाइए। यदि जवाब हाँ है, यदि सातत्य है, तो फिर अवकलनीयता पे जाइए और उसका दायां और बायां अवकलन निकालिए। वरना सातत्य पे ही गाड़ी रोके, लड़का ही नहीं है, लड़की काहे की ढूंढ रहे हो? लड़का ही नहीं है तो काहे की लड़की ढूंढ रहे हो? लड़की ना ढूंढो भाई, पहले लड़का लाओ। आपके घर में लड़का हो पहले ज़रूरी है। हो गया? हाँ सर हो गया। अब आओ, अब देखते हैं, अब अपने लड़कों के गुण बताओ, है ना, वैसी बात है यहाँ पे। तो अब आपको दायां अवकलज, फिर उसका दायां निकालना है। जिस बिंदु पे भी निकाल रहे हो उस बिंदु पे दायां, और उस बिंदु पे बायां अवकलज निकालना है। दोनों ही आने चाहिए, निश्चित आने चाहिए और बराबर आने चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, दोनों आने चाहिए और बराबर आने चाहिए, तो कंफर्म होगा कि भैया अवकलनीय है। तब जाके, अब यहाँ बोलेंगे तब जाकर, तब हम कहते हैं एफ एक्स, एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। क्या है? डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है। ये चलता है अवकलन में। आपको ये करना होता है, पहले आप सातत्य चेक करते हैं, सातत्य के बाद आप अवकलनता करते हैं, और अवकलनता करने के अवकलनता जो है सातत्य से शुरू होती है। सातत्य के बिना काहे की अवकलनता, और लिमिट के बिना काहे का सातत्य? लिमिट के बिना कहाँ सातत्य? अगर लिमिट नहीं है तो संतत कैसे होगा? क्योंकि हम कहते हैं लिमिट है और वो फलन के मान के बराबर है तो सातत्य है, और सातत्य है तो अवकलनीय है, संतति नहीं है तो काहे का अवकलनीय है? तो देखा, इसलिए मैंने कहा था कि ये जो कंसेप्ट है ये कनेक्टेड है एक दूसरे के अंदर, वरना एक के बिना दूसरा चल ही नहीं सकता। सातत्य होगा फिर जाके आप अवकलनीय को चेक करेंगे। बात समझ में आ गई है? ठीक है। और उसके बाद में भी कई फलन है जो संतत होते हैं लेकिन अवकलनीय नहीं होते। आइए ट्राई करवाता हूँ आपको, चेक कराता हूँ। कई फलन जो है वो संतत हैं लेकिन अवकलनीय नहीं होते, संतत होने के बाद भी अवकलनीय नहीं होते। संतत नहीं होंगे तो अवकलनीय हो ही नहीं सकते, बिना सातत्य के काहे का अवकलनीय। लेकिन अवकलनीय संतत है लेकिन उसके बावजूद भी अवकलनीय नहीं है। एक एग्जांपल ट्राई करवाता हूँ आपको। एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस ए, इसको आप चेक करिए। ये फलन जो है संतत है, ये फलन भाई साहब संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। और मोडलस, हमेशा मोड वाले जो फलन होते हैं, ये वाले सिंपल सिंपल मोड वाले फलन होते हैं, ये सदैव कंटिन्यूस होते हैं। इनका ग्राफ वी शेप का होता है लेकिन टूटता नहीं है, हमेशा फॉर एवर टाइप के ये बंदे हैं, फॉर एवर कंटिन्यूस टाइप के हैं।
कभी नहीं टूटते ये। सपोज कीजिए ए का मान 1 है या 2 है या 5 है, जो भी है, इसका ग्राफ आपको ऐसा नजर आएगा। इनका ग्राफ जो है ना वो ऐसा नजर आता है, ये रहा। ये देखो, जैसे एक्स का मान ए है तो सपोज कीजिए ये ए मान लीजिए ये है, ए बराबर 1 है, तो आपका ग्राफ ऐसे आएगा, नीचे आएगा जूम, आके जूम, ऐसे जूम आएगा, जूम निकल जाएगा। ये ग्राफ ऐसे होता है। ये है मोड x-1 का, ये मोड मैंने x-1 का बनाया है। और ऐसे ही x-2 का बनाऊंगा तो वो 2 पे आएगा, जैसे प्रकाश की किरण आती है ना, ऐसे आई, टकराई और निकल गई। ऐसे परावर्तन के नियमों की पालना करते हैं। परावर्तन के नियम के अनुसार जिस कोण पे वो आके टकराते हैं, वापस उसी कोण से रिटर्न होते हैं। कोण ऑफ इंसिडेंस, कोण ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो वाला नियम काम बिल्कुल वैसे के वैसे रूलों को ये काम में लेते हैं। ये सदैव संतत होते हैं। लगा आपको कहीं टूटा, कहीं टूटा हुआ नजर आता है? नहीं, तो संतत है। लेकिन अवकलनीय में झंझट है, अवकलनीय में इनमें दिक्कत है। आज जो इनका अवकलनीय चेक कराता हूँ आपको ए पर इनका जो अवकलन है वो चेक कराता हूँ, लेफ्ट और राइट। पहले हम इसका लेफ्ट निकालते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लेफ्ट लेफ्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला है एफ ए माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ए माइनस एच, इसमें मोड में एक्स की जगह ए माइनस एच रखने पर, एफ ए एक्स की जगह ए रखने पर, बटे माइनस एच था, सॉरी, एच टेंड्स टू जीरो, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, जीरो आ गया, माइनस एच मोड में था तो प्लस एच हो गया, जीरो बटा माइनस एच, एच से एच कट गया, माइनस का एक आ गया। आपका लेफ्ट डेरिवेटिव आया, लेफ्ट डेरिवेटिव, आपका लेफ्ट डेरिवेटिव एफ फलन डैश फलन का अवकलन, कौन से वाला? लेफ्ट वाला, तो ए माइनस जीरो। ये लिखने में बहुत आसान होता है, देखो पढ़े बहुत सुंदर तरीके से पढ़िएगा। एफ फलन का नाम है, डैश उसका अवकलन है, ए बिंदु है, माइनस मतलब है उसके बाईं ओर का अवकलन है। ये बाईं ओर का अवकलन आया आपका एक, बाईं ओर का आ रहा है एक। अब दाईं ओर का निकालिए। अच्छा, माइनस एक है, सॉरी, दूसरी साइड का निकालते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फॉर्मूला कहता है ए प्लस एच माइनस एफ ए बट एच, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, ये आपका एच आ गया, जीरो बटा एच, एच से एच कट गया, एक आ गया। तो ये आया है आपका एफ डैश ए प्लस जीरो, मतलब दाईं ओर वाला, ए पे दाईं ओर वाला अवकलन। तो आप देख सकते हैं बाईं ओर का अवकलन आया था माइनस एक, और दाईं ओर का है प्लस एक, यानी साफ है कि ए पे दायां और बायां अवकलन बराबर नहीं आ रहा है। एफ डैश ए प्लस ए माइनस जीरो अलग आ रहा है, और एफ डैश ए प्लस जीरो अलग आ रहा है, मतलब दाईं साइड का लेफ्ट का अलग है, राइट का अलग है, इसका मतलब ये अवकलनीय नहीं है। तो ये फलन अवकलनीय नहीं होते। तो याद रखिए, संतत है, संतत है उसके बाद भी अवकलनीय नहीं है। और कई बार ऐसे भी हो सकता, संतत के बाद अवकलनीय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे ना, अगर आपके घर में लड़का है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी शादी होगी। आपके घर में लड़का, ऑब्वियस सी बात है, अनुमान कर सकते हैं, अच्छे की उम्मीद करेंगे भाई लड़का है तो शादी होगी। लेकिन जिस हिसाब से लिंग अनुपात घटता जा रहा है, तो हो सकता है लड़का होने के बावजूद भी उसकी शादी ना हो सकता है शादी हो। कोई बता सकता है? मतलब हाँ सर, 20-25 साल का होगा, कुछ बड़ा करेगा, क्या करेगा, उसके बाद पता चलेगा कि होगी या नहीं होगी। सेम कहानी ये है। हाँ, शादी के लिए लड़का होना ज़रूरी है, कि आपके घर में लड़का हो तभी शादी होगी, है ना। लड़की वाली एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ मैं, सिर्फ लड़के वाले ही ले रहा हूँ, मेरे जैसी एग्जांपल ही उठा रहा हूँ मैं। तो है ना, तो पहले संतत होना चाहिए, संतत होने के बाद अवकलनीय होगा या नहीं होगा, फिर वो चेक करना पड़ेगा। हो सकता है वो हो सकता है वो नहीं होगा, तो उसके दायां और बायां दोनों अवकलज बराबर होंगे, नहीं होगा तो बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई अवकलनीय है तो आप उसका कुछ एग्जाम्पल, मैं आपको जो अवकलनीय फलनों के एग्जाम्पल जो है ना वो कुछ लिख देता हूँ, और कुछ नहीं होने वालों के एग्जाम्पल लिख देता हूँ। डिफरेंशिएबल फंक्शन के एग्जाम्पल, डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल मतलब वो फलन जो डिफरेंशिएबल है, यस और नो दोनों को ले रहा हूँ मैं। पहले जो डिफरेंशिएबल है उनको ले लेते हैं। कुछ फलन ऐसे हैं जो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, हमेशा, जिसमें से एक आता है बहुपद, पॉलिनोमियल। बहुपद सदैव 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 अवकलनीय होते हैं, बहुपद, पॉलिनोमियल, इनमें कभी भी अवकलन की कोई दिक्कत नहीं आती। प्रत्येक बिंदु पर, सर्वत्र, सर्वत्र ये अवकलनीय है, सर्वत्र, सर्वत्र हर जगह इनमें कभी भी अवकलन को लेके कोई परेशानी नहीं है। अवकलन के साथ इनके बड़े मैत्रिक संबंध है,
एक बहुपद होता है ना एन घात का, एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन डैश 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 ए एन। ये जो बहुपद है ये सदैव अवकलनीय होते हैं, इनको अवकलन को लेकर कभी परेशानी नहीं होती। नंबर दो, दूसरे फलन जो हैं वो आपके हैं ई की पावर एक्स, इसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। साइन और कॉस, इसको अवकलन से कभी कोई परेशानी नहीं होती, हर जगह प्रत्येक एक्स के लिए ये अवकलनीय है, प्रत्येक 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 एक्स के लिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये एक्स के हर मान के लिए अवकलनीय है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्स का मान क्या है। तो ये वो एग्जाम्पल है जो सदैव सदैव अवकलनीय होते हैं, ऑलवेज सदैव अवकलनीय। कुछ फलन ऐसे होते हैं जिनकी अवकलनीयता होती है, लेकिन सदैव वाली जो शर्त है ना, सदैव सदैव वाली नहीं है, सदैव वाली शर्त नहीं है। उनके बारे में थोड़ा सा मिलाता हूँ आपको। जैसे टेन है, टेन एक्स है, टेन एक्स में सदैव वाली नहीं है, कुछ बिंदुओं को छोड़ना पड़ेगा। कोट एक्स में कुछ बिंदुओं पे दिक्कत आती है, सेक एक्स में भी कुछ बिंदु है जहाँ दिक्कत आती है, कोसेक एक्स में भी कुछ बिंदु है जहाँ दिक्कत आती है। ये सदैव नहीं है, मोस्टली है, अधिकतर है, लेकिन कुछ बिंदु है जहाँ पे उसको दिक्कत आती है। जैसे टेन में आ जाते हैं, टेन भाई साहब पहले ही मना कर देगा, भैया 90 डिग्री पे नहीं हूँ, 90 डिग्री पे नहीं हूँ, 3 पाई बाई 2 पे नहीं हूँ। तो डैश 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 ऐसे कई बिंदु है जिसपे ये संत जो है अवकलनीय नहीं है। तो ऐसे ये कई फंक्शन है सदैव अवकलनीय, सदैव नहीं कह सकते आप, अधिकतर होते हैं, ज़्यादातर केस में हैं, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं, कुछ नहीं है, अनंत बिंदु ही ऐसे, क्योंकि बार बार रिपीट करने पर अनंत हो जाएंगे। तो अनंत बिंदु ऐसे हैं जिन पे ये अवकलनीय नहीं होते। ठीक है, कुछ खास फंक्शन भी है इनके अंदर, कुछ खासम खास भी है, बड़े खासम खास फंक्शन भी है। जैसे मोड है, एक्स माइनस ए है, वो ए को छोड़कर हर बिंदु पे अवकलनीय है। एक्स बराबर ए पर ये अवकलनीय नहीं है। अगर आप ए को निकाल दें, अगर आप ए को निकाल दें तो ये हर बिंदु पे अवकलनीय है। अगर आप ए को छोड़ दें तो ये प्रत्येक बिंदु पे अवकलनीय है। ऐसे ही महत्तम पूर्णांक फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन में अगर आप जेड को छोड़ दें, एक्स नॉट बिलोंग्स टू जेड हो, तो ये अवकलनीय है। अगर आप पूर्णांक मत लो तो ये अवकलनीय है, पूर्णांकों पे अवकलनीय नहीं है, पूर्णांक मत लो ये अवकलनीय है। ऐसे ही 1/x है, इसमें आप जीरो मत लो, इसमें जीरो मत लो, तो ये अवकलनीय है। ऐसे इनमें कुछ बिंदुओं को छोड़ना पड़ेगा, अगर आप उनको छोड़ दोगे। ये कुछ इसके एग्जाम्पल है अवकलनीय होने के, कि ये फलन जो है ये सदैव अवकलनीय होते हैं, ये कुछ बिंदुओं को आपको छोड़ना होता है, बाकी बिंदुओं पे ये अवकलनीय होते हैं। तो कई में अवकलन न होने के कुछ बिंदु होते हैं, वो अगर उनसे अलग कर लिए जाए तो फिर वो अवकलनीय हो जाते हैं। तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन, अवकलनीय फलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी का अवकलन निकालते कैसे हैं, किसी का अवकलन निकालते कैसे हैं। तो चलिए फॉर्मूले बनाते हैं कि कैसे किसी फलन का अवकलन हम ज्ञात करेंगे। तो इसे ज्ञात करने का जो मेन तरीका है वो, जो भी हमने अवकलन की परिभाषा पढ़ी है हम उसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। जो अवकलन की परिभाषा हमने अभी पढ़ी है, दायां अवकलज बायां अवकलज, जब कोई फलन अवकलनीय होगा तो उसका दायां और बायां अवकलन बराबर होना है। ठीक है ना, तो उसका दायां और बायां अवकलन दोनों बराबर होना है। कहाँ गया भाई, ये रहा, है ना। ये आपका दायां अवकलज और ये आपका बायां अवकलज। अगर कोई फलन अवकलनीय है तो उसका दायां और बायां अवकलन बराबर होगा। तो दायां और बायां अवकलन बराबर होना है तो फिर कोई सा भी निकाल लो, कोई भी एक निकाल लो, है ना, कोई भी एक निकाल लो। ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको जो भी समझाया है उसी को एक बार दोबारा समझा देता हूँ। जब भी आप किसी फलन की का अवकलन निकालते हैं, जब भी किसी फलन का अवकलन निकालते हैं और आप तो उसको आप ऐसे लिखते हैं एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ ए में अंतर, इसीलिए इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्योंकि देखिए डिफरेंस आपके फलन के मान में डिफरेंस बटा आपके जो बिंदु हैं एक्स और ए उनके बीच का अंतर, है ना, यही तो अवकलन है, इसी को आप अवकलन कहते हैं। ये जो भी आता है इसी को एफ डैश ए कहा जाता है, इसी का नाम है अवकलन। ठीक है, ए बिंदु पे फलन का अवकलन। जैसा कि हमें पता है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, कि ये दो होते हैं, लेफ्ट और राइट, बायां अवकलज और दायां अवकलज। अब फलन अवकलनीय होगा तो ये दोनों विद्यमान होंगे तथा बराबर होंगे, दोनों विद्यमान होंगे तथा बराबर होंगे। तो आपका बायां अवकलज होता है लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एक बार रिकॉल कर रहा हूँ सिर्फ, a माइनस एच माइनस एफ ए
बटा माइनस एच, ये बायां अवकलज और ये आपका दायां अवकलज। अब आप याद रखिए, आप दाएं और बाएं में से अगर फलन अवकलनीय है तो दाएं या बाएं में से कोई भी एक निकाल लीजिए, कोई भी एक, क्योंकि आपको पता है कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो आप दायां अवकलज या बायां अवकलज, लेफ्ट डेरिवेटिव या राइट डेरिवेटिव में से कोई भी एक, कोई भी एक जो आपको पसंद हो वो आप निकाल लीजिएगा, और वही आपका अवकलन कहलाएगा, क्योंकि अवकलन दायां और बायां अवकलज बराबर होंगे, है ना, लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव बराबर होंगे, और जिसके बराबर होंगे, जितने के बराबर होंगे वही अवकलन कहलाएगा। और अवकलन क्या है? यही तो है ना। ये और का अवकलन क्या है? अवकलन यही तो है। आप दायां और बायां अवकलन निकालते हैं, दोनों बराबर आते हैं, जिसके बराबर आते हैं वो उस बिंदु पे फलन का अवकलन कहलाता है। ठीक है। जब आप अवकलन, किसी भी फलन का अवकलन इन फॉर्मूलों से, या तो दाएं वाले से या बाएं वाले से, जिस भी फॉर्मूले से आप निकालते हैं, इसको प्रथम सिद्धांत बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। इसको बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल या प्रथम सिद्धांत। मैं आपको एक फलन का जो अवकलन है वो निकाल के दिखाता हूँ, ये कैसे काम करता है, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसे फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? आप इससे या इससे, दोनों में से कोई, क्योंकि दोनों बराबर है, चाहे आप इससे निकालिए चाहे आप इससे निकालिए, दोनों ही बराबर है। तो बात समझ में आ गई। इस फॉर्मूले से द्वारा जब आप किसी भी फलन का अवकलन निकालेंगे किसी बिंदु पे, तो वह प्रथम सिद्धांत कहलाएगा। आ जाओ, मैं एक फलन का आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे इससे निकलता है, कैसे यूज किया जाता है। मान लीजिए कोई फलन लेते हैं, प्रथम सिद्धांत का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। एक मैं आपको निकाल देता हूँ, मान लीजिए साइन एक्स का आप निकालना चाहते हैं, तो इसका अवकलन निकालना चाहते हैं, तो आप, इसका मतलब ये अवकलनीय है। अवकलनीय है तो दायां और बायां दोनों में से कोई भी निकाल लीजिए, क्योंकि आना तो बराबर ही है। तो मैं दायां अवकलन निकाल लेता हूँ, क्योंकि दायां अवकलन जितना ही आएगा उतना ही बायां आएगा, और वही अवकलन कहलाएगा। तो आप इसका दायां अवकलन निकाल लीजिए। दायां अवकलन आप निकालते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच, है ना। ए की जगह मैं एक बार एक्स लिख देता हूँ, ताकि एक्स के पदों में ही वापस आंसर आ जाए। आपका जो आंसर है वो वापस एक्स के पदों में ही आ जाए, वरना ए के पदों में आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाद में ए के पदों में है, उसको एक्स के पदों में लिख लीजिए, क्योंकि हम अवकलन को वापस एक्स के पदों में ही लिखते हैं। क्योंकि फलन एक्स के पदों में है तो उसका अवकलन भी एक्स के पदों में ही हो, ये हमें अच्छा लगता है। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। तो लगाइए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, साइन में आ गया साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बटे एच। अब यहाँ पे विस्तार लगा दीजिए, ये हो गया आपका साइन ए प्लस बी का सूत्र। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन एक्स बटा, ठीक है। आजो, यहाँ हम कर सकते हैं थोड़ा सा खेल, इसको एच से गुणा कर दूं, एच का भाग दे दूं, तो साइन एच बटा एच का मान एक होता है जब एच टेंड्स टू जीरो। तो ये आपका लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एक्स, और ये आपका कॉस एच प्लस कॉस एक्स, और ये आपका हो गया साइन एच बटा एच गुणा एच, साइन एच बटा एच से गुणा कर दिया, एच का भाग दे दिया, एच से गुणा और एच का भाग, ठीक है। जब एच टेंड्स टू जीरो हो तो कॉस कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, ये लिमिट होती है। साइन एच टेंड्स टू जीरो, ये हो गया आपका साइन एक्स, कॉस एच का मान एक हो गया, ये एच एक हो गया, कॉस एक्स साइन एच बटा एच, ये एक हो गया, इंटू एच माइनस साइन एक्स बटा, साइन एक्स से आपका साइन एक्स कट गया, और एच से एच कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कॉस एक्स। यहाँ जो फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं वो भी मैं लिख देता हूँ, कि हमने दो फॉर्मूले यूज़ किए हैं। एक तो ये वाला कि लिमिट जब एच टेंड्स टू ज़ीरो होता है तो साइन एच बटा एच का मान एक होता है, और लिमिट जब एच टेंड्स टू ज़ीरो हो तो कोस एच का मान, कोई बटे में एच की जरूरत नहीं है, कोस एच का मान एक होता है। तो ये कोस एक्स आ गया, तो ये फलन का आपका अवकलन आ गया। ये क्या आया? ये एफ फलन का डैश आया है। कहाँ पे आया? एक्स पे आया है। एक्स पे आया है ना, क्योंकि ए की जगह हमने एक्स लिखा था, यहाँ पे ए की जगह हमने एक्स लिखा था, तो एक्स पे अवकलन आया है। तो ये हो गया आपका फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो उसका अवकलन हो जाएगा
कोस एक्स। तो इस तरीके से इस सिद्धांत को कहते हैं प्रथम सिद्धांत। इस तरीके से आप किसी भी फलन का जो है वो अवकलन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, फॉर्मूला जो है उसकी व्युत्पत्ति कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए डिटेल में जब आप जो थ्योरी लेक्चर और आगे के हैं उसमें जाएंगे तो मैंने बहुत सारे फॉर्मूले जो है डिराइव करके दिखाए हुए हैं, तो वहाँ आपको ये और भी गहराई से समझ में आ जाएगा। यहाँ तो मोटा मोटी समझाना था कि कैसे प्रथम सिद्धांत काम करता है और कैसे आप जितने भी फॉर्मूले अभी मैं लिखने वाला हूँ आगे, वो सब के सब आप व्युत्पन्न कर सकते हैं, सबके सब आप बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप आगे की वीडियो देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी सारे फॉर्मूले मैंने व्युत्पन्न किए हैं, उससे आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा। फिलहाल मोटा मोटी तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब फॉर्मूले बना देते हैं कि अगर सारे फॉर्मूले एक एक करके सब बनाए जाएं तो उनका अवकलन कैसे आएगा। हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, जो आप इनसे प्रथम सिद्धांत से आप लोग बना सकते हैं। प्रथम सिद्धांत की सहायता से आप जो फॉर्मूले बना सकते हैं, नंबर एक, सबसे पहले x की पावर n, x की कोई भी पावर हो, कोई भी पावर हो, तो आप इस फॉर्मूले द्वारा उस पावर का अवकलन कर सकते हैं, n आगे x की पावर n माइनस वन। नंबर दो फॉर्मूला e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। नंबर तीन, अगर a की पावर x है, a कोई भी संख्या हो सकती है बस ऋणात्मक ना हो, a की पावर x का a की पावर x इंटू लोग a, सही है। चलिए, उसके बाद में फोर्थ वन है हमारा लोग का। लोग में हमारा आधार बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो आधार है वो ई होना चाहिए। आधार ई होगा तो ही 1/x होगा। जब आप इसका डेरिवेशन देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि क्यों ज़रूरी है। आप जब इसका डेरिवेशन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों ज़रूरी है। ए का मान 1 नहीं होना चाहिए और ए का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर बेस ई होना चाहिए, ये बात तो आपको पता होगी। नंबर 5 है हमारा किसी अचर फलन का, अगर आप किसी भी अचर फलन का अवकलन करेंगे तो वो 0 आएगा। सी अगर कोई कांस्टेंट है, किसी भी अचर का जो एक्स पे डिपेंड नहीं करता, उसका अवकलन करेंगे तो अवकलन 0 आएगा। ठीक है, बाद में हमारे आते हैं त्रिकोणमितीय सूत्र, जैसे साइन का अवकलन, कॉस का अवकलन, टेन का अवकलन। अगर हम साइन का अवकलन करें तो वो हमारा कोस एक्स आएगा, कॉस एक्स का करें तो माइनस साइन एक्स आएगा, कॉस का करें तो माइनस का साइन एक्स आएगा, टेन का करें तो कोट आएगा, सॉरी टेन का करें तो सेक्स स्क्वायर आएगा। ये सब के सब आप व्युत्पन्न करके देख सकते हैं। सेक्स स्क्वायर एक्स, फिर आएगा कोट एक्स का आएगा माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। उसके बाद में आपका अगला होता है इनवर्स के अवकलन। इनवर्स में जैसे साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाता है 1/√1 - x²। उसके बाद में हमारा कोस इनवर्स एक्स का अवकलन, एक्स में माइनस आ जाएगा, बस यही रहेगा। उसके बाद में आपका होता है टेन इनवर्स एक्स का, क्योंकि हो जाएगा 1/1 + x²। फिर हो जाएगा आपका कोट इनवर्स एक्स का, कोट इनवर्स एक्स का हो जाएगा आपका -1/1 + x²। फिर हो जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स का 1/x√x² - 1। फिर हो जाएगा लास्ट कोसेक इनवर्स एक्स का। तो ये आपके फॉर्मूले हैं अवकलन के। ये अवकलन के कुछ 17 फॉर्मूले हैं जिनकी सहायता से आप अवकलन डायरेक्ट कर सकते हैं, और ये सब के सब आप व्युत्पन्न कर सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत द्वारा से आप ये सब बना सकते हैं। प्रथम सिद्धांत द्वारा डेरिवेशन किए जा सकते हैं, व्युत्पत्ति की जा सकती है, आप उसको बना सकते हैं। प्रथम सिद्धांत द्वारा आप इन सारे फॉर्मूलों को बना सकते हैं। अब एक चीज़ और रह जाती है, वो ये कि अगर कोई दो फलन एक साथ आ जाए तो क्या करें। दो फलनों का, या यूं बोले संक्रियाओं का अवकलन, संक्रियाओं का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ ऑपरेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ ऑपरेशंस। संक्रियाओं का, जैसे मान लीजिए दो फलन है, वो जोड़ में है या बाकी में है, मतलब प्लस में है या गुणा में है या जोड़ में है या भाग में है, तो उनका अवकलन कैसे करें। मान लीजिए आपके पास दो फलन है, एक है यू एक्स का फलन है, एक दूसरा और फलन है v, वो आपके x का फलन है। u भी x का फलन है, v भी x का फलन है। अब ये जो दो फलन है ये कितने तरीके से आ सकते हैं, तो जवाब है
चार तरीके से आ सकते हैं, चार तरीके संभव हैं इनके। इनके जो हैं वो चार तरीके संभव है। पहला तरीका ये हो सकता है कि ये जोड़ में हो, है ना। यू, सिंपल लिख लेता हूँ डायरेक्ट, यू एक्स को यू लिख लेता हूँ, यू प्लस वी हो, ठीक है, यू माइनस वी हो सकता है यू गुणा वी हो, या हो सकता है यू भाग वी हो। तो ये चार पॉसिबिलिटीज है। इन चारों पॉसिबिलिटीज का आकलन कैसे होगा, क्योंकि एक फलन आएगा तो आकलन कैसे करेंगे, उसके रूल तो हम पढ़ चुके। एक फलन का तो फॉर्मूले पढ़े हैं अभी, कि साइन एक्स हुआ तो ये होगा, कोस हुआ तो ये हुआ, टेन है तो ये होगा, एक्स की पावर एन है तो ये होगा। लेकिन मान लीजिए एक एक्स की पावर एन और एक log एक्स, दो फलन एक साथ आ गए तो, और हम ये भी जानते हैं कि जब दो फलन एक साथ आएंगे तो उनके बीच में ज़रूर कोई ना कोई चिन्ह होगा, चाहे तो प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, चाहे गुणा का हो, और चाहे भाग का हो। बिना चिन्ह के तो नहीं आ सकते, बिना चिन्ह के तो नहीं आ सकते, तो कोई तो चिन्ह आएगा, कोई तो चिन्ह आएगा, क्योंकि बिना चिन्ह के तो पॉसिबल ही नहीं है। मानते ना ये बात आप, कि बिना चिन्ह के तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो अगर जोड़ में है तो सबसे पहले जोड़ का नियम देखिए, डी वाई बाई डी एक्स, यू प्लस वी, यू का अवकलन प्लस वी का अवकलन। तो अगर प्लस में है तो आप अलग अलग अवकलन करेंगे। माइनस के लिए भी सेम रूल जो है वो बताया गया है, कि अगर माइनस में है तो भी आपको ऐसे ही करना है। जोड़ और माइनस का रूल सेम है, दोनों को अलग अलग अवकलन करो, प्लस है तो प्लस रखो, माइनस है तो माइनस रखो। जो गुणा है उसके लिए हमें नियम जो सजेस्ट किया गया है वो ये है, सारे के सारे आप बना सकते हैं, बना के देख सकते हैं, बड़े सुंदर रूल है। अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा आपको, डिराइव करके देखिएगा। गुणा में है कि u बाहर होगा, v का अवकलन होगा, v बाहर होगा, u का अवकलन होगा, u बाहर v का अवकलन, v बाहर u का अवकलन। फिर आपका होगा u बटा v भाग का, भाग के लिए आपका नियम है d ओवर डी एक्स, u बटा v। तो आपका v बाहर, u का अवकलन, माइनस u बाहर v का अवकलन, नीचे वाला बाहर ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर वाला बाहर नीचे वाले का अवकलन, बटा नीचे वाले का स्क्वायर। ये आपके चार नियम है। जोड़ का नियम, इसे योग का नियम कहते हैं, योग का नियम, या दो फलनों के योग का अवकलन, दो फलनों के डिफरेंस का अवकलन यानी अंतर का अवकलन, दो फलनों के प्रोडक्ट का अवकलन यानी गुणन का अवकलन, प्रोडक्ट का, और दो फलनों के भाग का या डिवाइड का नियम। ये आपके नियम है, ठीक है। अच्छा, अगर कभी अचर आ जाए, एक फलन हो और उसके साथ एक अचर आ जाए, जैसे मान लीजिए डी ओवर डी एक्स है, और एक अचर आ गया, साथ में आपका फलन आ गया एक्स का, तो आपका जो अचर है वो अवकलन से बाहर आ जाएगा। आपका अचर जो है वो अवकलन से बाहर आ जाएगा। अवकलन सिर्फ फलन का होगा, जो भी एक्स का फलन है उसका अवकलन होगा, अचर आपका बाहर आ जाएगा। और अगर फलन साथ में ना हुआ, केवल अचर हुआ तो, केवल अचर हुआ तो जीरो, क्योंकि हमने रूल पढ़ा हुआ है, केवल अचर का अवकलन कितना होता है, जीरो। हाँ, अगर अचर है साथ में कोई एक्स का फलन है तो अचर बाहर आ जाएगा, और अवकलन सिर्फ फलन फलन का होगा, जो कि एक्स का फलन है उसका अवकलन होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। अब फॉर्मूले होने के बाद में सवालों की बात करते हैं, थोड़े से सवाल कर लेते हैं प्रैक्टिस। अब ये जो हमारे रूल्स हैं इनके ऊपर सवाल देख लीजिए कि कैसे ये काम करते हैं, किस तरीके से इनसे आप अवकलन निकाल सकते हैं। मान लीजिए दो फलन है, कोई भी दो फलन ले लीजिए, उनका जोड़, उनके गुणा, उनका भाग, है ना। एक मान लेते हैं फलन है e की पावर x, तथा दूसरा फलन है हमारा साइन x, ठीक है। तो जोड़ और बाकी का नियम तो एक ही है। अगर ये दोनों फलन जोड़ या बाकी में है, मतलब एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में है, तब तो रूल एक ही है। आप अलग अलग कर दीजिए, e की पावर x का अलग और साइन x का अलग, e की पावर x का अलग और साइन x का अलग, ठीक है। प्लस माइनस में आपका ये रूल लगता है कि दोनों का अलग अलग कर दीजिए। e की पावर x का अवकलन e की पावर x आ जाएगा, और साइन x का अवकलन आपका cos x हो जाएगा, तो ये आपका cos x आ गया, ठीक है। नंबर दो था, अगर ये दोनों गुणा में हो तो, गुणा में हो तो आपका e की पावर x इंटू साइन x होगा। गुणा में हो तो आप e की पावर x किसी एक को बाहर छोड़ दीजिए, मान लीजिए आपने e की पावर x को बाहर छोड़ दिया एक बार, तो आपको अवकलन करना होगा साइन x का। फिर आप साइन x को बाहर छोड़ देते हैं तो आपको अवकलन करना होगा e की पावर x का, एक बाहर रहेगा, दूसरे अवकलन में होगा, मतलब उसका अवकलन होगा। इस तरीके से आपका ये रूल काम करेगा। तो e की पावर x का e की पावर x, साइन x का अवकलन हो गया आपका cos x, साइन x बाहर,
और ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये चीज़ भाग में हो तो थर्ड है आपका भाग का, मतलब ई की पावर एक्स बटे साइन एक्स हो तो आपको भाग का नियम लगाना है। भाग के नियम में क्या होता है, नीचे वाले को बाहर छोड़ना होता है और ऊपर वाले का अवकलन करना होता है। यानी ई की पावर एक्स का अवकलन होगा माइनस, फिर ऊपर वाला बाहर होगा, ई की पावर एक्स बाहर रहेगा, और नीचे वाले का अवकलन, नीचे कौन है साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन होगा। ठीक है, बट्टा नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स का साइन एक्स आ गया, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया अवकलन, और यहाँ ई की पावर एक्स सही है, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स हो गया, और बट्टे में आपका नीचे आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स। ये लीजिए, ये आपका हो गया। तो ये है आपका जोड़ का नियम। ठीक है, जोड़ का नियम कैसे काम करता है, प्लस या माइनस है तो दोनों को अलग अलग करिए। ठीक है, गुणा का नियम है तो एक को छोड़कर एक का अवकलन करना होता है। भाग का नियम होता है तो नीचे वाले को छोड़कर ऊपर वाले का अवकलन, माइनस का चिन्ह आता है बीच में, फिर ऊपर वाला, है ना, ऊपर वाला बाहर, नीचे वाले का अवकलन बटा नीचे वाले का स्क्वायर। इस तरीके से आपके नॉर्मल जो अवकलन है वो चलते हैं। अब इसमें कई प्रकार के सवाल होते हैं, थोड़ा उनको हम टैकल करते हैं। एक होता है फलनों का फलन, फलनों का फलन, फंक्शन इन ए फंक्शन, या कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन, फलनों का फलन, फंक्शन इन ए फंक्शन, फंक्शन इन ए फंक्शन, फलनों का फलन, फंक्शन इन ए फंक्शन। ये इस तरीके से काम करता है कि अगर आपका एक फलन है, उसके अंदर कोई दूसरा फलन है, दूसरे के अंदर कोई तीसरा फलन है, तो उनका अवकलन आप कैसे करोगे, जिसे कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं। इसी का नाम कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन भी होता है। फलनों के फलन का नाम है कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन भी होता है, इसी का नाम है। इसमें क्या होता है, एक फलन होता है, उसके अंदर दूसरा होता है, दूसरे के अंदर तीसरा होता है ना। एक फलन के अंदर ही दूसरा फलन होता है। यू के अंदर मान लीजिए वी हो गया, वी के अंदर डब्ल्यू हो गया, तो ऐसे जो है इन्हें कहते हैं फलनों का फलन। अब आप देख सकते हैं यू के अंदर वी है, वी के अंदर डब्ल्यू है, तो ऐसे फलन का अवकलन कैसे हो, क्वेश्चन है अवकलन का, इनका अवकलन कैसे होता है। अवकलन बहुत आसान रहता है। अगर आपके फलनों का फलन है और उनका आपको अवकलन करना है, तो आप एक एक का अवकलन करिए। सबसे पहले यू का अवकलन करिए, यू के साथ जो यू फलन है उसका अवकलन करिए। जो बचे हुए कौन है, वी है ना, यू के अंदर कौन है, वी, यू का वी के साथ अवकलन करिए, गुणा, फिर वी डिपेंड करता है, यू डिपेंड करता है वी पर, तो यू का वी के साथ अवकलन करिए। वी का अवकलन डब्ल्यू के साथ करिए, क्योंकि वी डब्ल्यू पे डिपेंड करता है, डब्ल्यू एक्स पे डिपेंड करता है, डब्ल्यू का एक्स के साथ अवकलन कर दीजिए। इसे चेन रूल कहते हैं, इस रूल को चेन रूल कहते हैं। अब आपने देखा एक चेन हमने चलाई, इसे चेन रूल कहा जाता है। हमने एक चेन चलाई, यू का वी के साथ, यू का वी के साथ, यू का वी के साथ, वी का डब्ल्यू के साथ, और डब्ल्यू का एक्स के साथ। और ऐसा करने पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपका जो फलन है, जो यू था और लास्ट में एक्स था, तो आपको डी यू बटा डी एक्स मिल जाएगा। यू का एक्स के साथ अवकलन प्राप्त हो जाएगा। इस रूल को चेन रूल कहते हैं। कैसे काम करता है, एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए साइन है, साइन के अंदर लोग है, और लोग के अंदर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन है। अब ये ऐसे काम कर रहा है कि आप साइन का करेंगे पहले लोग के साथ। अब आप कहेंगे साइन का लोग के साथ कैसे होगा, बेटा एक बार आप भूल जाइए, आपसे यह था कि भूल जाइए कि अंदर लोग है। लोग आपके लिए एक प्रकार से यू हो गया। लोग एक बार थोड़ी देर के लिए, ये जो पूरा का पूरा है ये आपके लिए यू हो गया, तो आपका सवाल बन गया साइन यू। ठीक है, साइन यू बन गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद में ये साइन यू बन गया, और इसको मैं एक बार बराबर में डब्लू मान लेता हूँ, डब्लू नाम दे देता हूँ, तो डब्लू बराबर हो गया साइन यू। डब्लू बराबर साइन यू, इसको डब्लू मान लिया, और ये साइन यू हो गया। फिर लोग पे आ जाइए। जब लोग का करेंगे तो लोग का किसके साथ करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ। एक्स स्क्वायर प्लस वन का नाम वी रख लीजिए, इसका नाम वी रख लीजिए। ठीक है, तो आपका ये वाला जो है, ये लोग वाला, ये लोग वी हो गया, है ना, इसका नाम आपने वी रख लिया, ये लोग वी हो गया। यू आपने यू बराबर हो गया, अब इसका नाम था यू था, यू बराबर आपका लोग वी हो गया। यू बराबर लोग वी हो गया, इसका नाम पूरे का नाम यू था, तो यू बराबर लोग वी हो गया। फिर वी किसको माने, एक्स स्क्वायर प्लस वन को। अब हमें करना क्या था, हमें तो भैया डब्लू का अवकलन करना था, और करना था एक्स के साथ। हमें डी डब्ल्यू बटा डी एक्स निकालना था, लेकिन इसकी निर्भरता कई है, तो हमें निर्भरताओं से होते हुए अवकलन करना पड़ेगा। हमें डब्लू का अवकलन करना पड़ेगा पहले यू के साथ, क्योंकि डब्लू तो यू पे डिपेंड करता है। देख लीजिए, डब्ल्यू यू पे डिपेंड करता है, यू वी पे डिपेंड करता है, तो फिर यू का अवकलन होगा वी के साथ।
और फिर v को देखते हैं तो v x पे डिपेंड करता है, फिर v का x के साथ होगा। और फाइनली ऐसा करने पर, इस चेन को चलाने पर आप देख सकते हैं, इस चेन को चलाने पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, w का x के साथ ही तो अवकलन हो रहा है, तो सीधा डी डब्ल्यू बटा डी एक्स मिल जाएगा। होगी तो चेन से ही, अवकलन चेन से होगा, लेकिन लास्ट में मिलेगा आपको डी डब्ल्यू बटा डी एक्स। तो चेन से करिए, पहले डब्ल्यू का यू के साथ करिए, तो साइन यू का हो गया कॉस यू, साइन यू का हो गया कॉस यू। फिर यू का वी के साथ करिए, यू का वी के साथ करेंगे तो डी यू ओवर डी वी बराबर लॉग वी का एक बटा वी। फिर वी का एक्स के साथ करेंगे तो ये आ गया 2x, ये आपका डी डब्ल्यू बटा डी एक्स के बराबर हो गया। अब आप अपना जो मान है वो रख दीजिए, कॉस यू, यू का मान, यू किसको माना था वो रख दीजिए यहाँ पे, कॉस यू माना था आपने लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर वी, एक बटा वी, वी माना था आपने, वी किसको माना था, एक्स स्क्वायर प्लस वन को, तो एक बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 2x, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब कई बार किताबें जो है आप डायरेक्ट भी करते हैं इसका, जो कि आपको आसान भी लगता है, डायरेक्ट करते होंगे जो आसान लगता होगा, सीधा पहले साइन का कर लिया, करते आप ऐसे ही हैं, इस फलन के साथ करते हैं, इस फलन का नाम u होता है, तो पहले आप है ना, आप याद होगा आपने पढ़ाया पढ़ा होगा कि साइन, पहले साइन का कर लो, एक बार इसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ मतलब उसको एक बार एक u मान लो, कुछ मान लो, इसका कर लो सीधा, तो साइन ये आ गया। फिर लोग का कर दो गुणा, गुणा का चिन्ह लगाते हो ना आप, पहले साइन का कर दो गुणा, फिर लोग का कर दो गुणा, फिर अंदर वाले का कर दो गुणा। तो ये चेन रूल होता है, वो ठीक है आप डायरेक्ट करते होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन होता ऐसे ही है, होता ऐसे ही है, इसी नियम से होता है आपका। पहले साइन का हो गया, साइन का हो गया आपका कॉस, बाकी सारा ऐसे कैसे आ गया, ऐसे कैसे क्यों आया, क्योंकि आपने इसको यू माना था और यू के साथ ही अवकलन किया था, यू माना था इसको, साइन यू, और यू के साथ ही अवकलन किया था तो कॉस यू आ गया था, आ गया। फिर उसके बाद में लोग वाले का किया था, तो लोग, इसको वी मान लिया तो लोग वी का एक बटा वी, तो ये आपका अगली बार एक बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया। फिर इसके बाद इसका अवकलन होता है जो कि 2x आ जाता है, ये 2x हो गया। इस तरीके से आप लोग डायरेक्ट करते थे, होता तो यही था लेकिन डायरेक्ट करते थे, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये है फलनों के फलनों का अवकलन, अगर एक फलन के अंदर कई फलन हो तो अवकलन कैसे करते हैं। इसके बाद आता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों का अवकलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। अगर प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फलन हो तो उनका अवकलन कैसे करें, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये आपका अवकलन करना है कि टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स बटा वन प्लस एक्स का अवकलन कीजिए। इसको मान लीजिए आपने बराबर में y मान लिया, तो ये कह रहा है ये जो y फलन है इसका dy बाई डी एक्स निकालो, इसका अवकलन निकालो, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि डायरेक्ट निकालेंगे तो ये लंबा होगा, लेंदी होगा, तो आप लंबाई से बच रहे हैं, आप जो लेंथ है उससे बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई छोटी ट्रिक हो जाए तो फटाफट हो जाए, तो और छोटी ट्रिक का मतलब फॉर्मूले बन जाए, तो क्योंकि फॉर्मूले बन जाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन सकता है, हल्का सा अगर त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे एक्स बराबर, अगर मैं इसमें कॉस थीटा रख देता हूँ, एक्स बराबर कॉस थीटा मान लेता हूँ एक बार, तो ये देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा और ये काम अब बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। वन माइनस कॉस थीटा बटा वन प्लस कॉस थीटा। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाले जो सवाल होते हैं उन सवालों में हम फॉर्मूला ढूंढते हैं कि कोई फॉर्मूला बन जाए तो काम आसान हो जाए, और बन भी जाता है। तो वन माइनस कॉस थीटा हो गया टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, फॉर्मूले से दो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। वन प्लस कॉस थीटा हो जाता है दो कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो गया, दो से दो कट गया, बाहर आके टेन थीटा बाई टू आ गया, अंडर रूट से बाहर टेन थीटा बाई टू आ गया, ये आ गया टेन थीटा बाई टू, टेन से टेन कट गया, ये आ गया आपका थीटा बाई टू। अब थीटा का मान आप वापस अपनी जगह रख दीजिए जो थीटा आपने माना था, क्योंकि थीटा माना हुआ है ओरिजिनल नहीं है, इसलिए थीटा का मान वापस निकाल लीजिए, थीटा बराबर हो गया कॉस इनवर्स एक्स, और ये थीटा ले जाकर इसे पकड़ा दीजिए, तो आपका सवाल बन गया y बराबर एक बटा दो कॉस इनवर्स एक्स। ये लीजिए, देखिए सवाल कितना आसान हो गया, छोटा हो गया, जितना छोटा होगा अवकलन करने में उतनी आसानी होगी, है ना, जितना छोटा होगा अवकलन करने में उतनी ही हमें आसानी होगी। तो देख सकते हैं अब, तो ये होता सवाल ये था, अगर इसका अवकलन करते सीधा करते तो बहुत लंबा होता, पहले टेन इनवर्स का करते, फिर अंडूड का करते, फिर भाग के नियम से करते, तो काफ़ी लंबा होता, बजाय फॉर्मूले से किया तो अब देखो सिर्फ एक लाइन में आंसर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक बटा दो कॉस इनवर्स एक्स का माइनस एक बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर।
-1/√1 - x²। ये आपका आंसर आ गया। तो ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? बोला ना सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो फाइनली कोई दिक्कत नहीं है तो आ जाओ। ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का फॉर्मूला बना के उन्हें छोटा करके फिर अवकलन करना, जिसमें काफी फायदा होता है। आगे है हमारा अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अस्पष्ट फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इसमें ये है कि अस्पष्ट फलन, देखिए दो प्रकार के फलन होते हैं। एक तो है स्पष्ट, आपका वाई एक्स का फलन है, ये बात क्लियर है। ये बात मैं जोर शोर से कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ कि वाई एक्स का फलन है। लेकिन वाई एक्स का फलन होने के बावजूद भी कई बार हमारा फलन जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे इसको देखिए, इसमें एकदम साफ दिख रहा है कि भाई एक्स का मान रखने पर वाई का मान आ जाएगा। एक्स का मान रखने पर वाई का मान सीधा आ जाएगा, साफ दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है कि वाई एक्स पे सीधा निर्भर करता है, एक्स का मान रखो वाई आ जाएगा। लेकिन जब हम इस फलन को देखते हैं, इस दूसरे फलन को देखिए, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब -3xy बराबर 0, तो यहाँ पे भी वाई एक्स का फलन है। लेकिन वाई एक्स के साथ इस तरीके से उलझा हुआ है कि यहाँ पर हम वाई को अगर एक्स के पदों में व्यक्त करने की कोशिश करें, मतलब वाई एक तरफ हो जाए, एक्स एक तरफ हो जाए, तो ऐसा करना नामुमकिन है। वाई को एक्स के रूप में, एक्स की फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब है आप इसमें इसमें ऐसा कभी भी नहीं कर पाएंगे। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, आप कभी भी ये करके देखिएगा कि आप इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख पाएंगे कि वाई एक तरफ आ जाए और एक्स के पद एक तरफ आ जाए। ये करना पॉसिबल नहीं है। ये करना पॉसिबल नहीं है। आप इसमें ये नहीं कर सकते कि वाई एक तरफ आ जाए और एक्स जो है वो एक तरफ चला जाए। आप किसी भी हाल में इसको ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये फलन जहाँ पे एकदम क्लियर है, वाई को एक्स के पदों में लिखा जा सकता है। रिपीट कर रहा हूं, दोनों ही केस में वाई एक्स का फलन है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। वाई एक्स का फलन है, अभी भी है, पहले भी है, अभी भी है। लेकिन इस केस के अंदर साफ दिख रहा है और साफ तौर पे वाई को एक्स के पदों में लिखा जा चुका है। लेकिन इसमें वाई को एक्स के पदों में नहीं लिखा जा सकता। इसमें वाई और एक्स इस प्रकार से उलझे पड़े हैं कि वाई एक्स का फलन है, लेकिन उसके बावजूद भी वाई को एक्स के पदों में नहीं लिखा जा सकता। तो अब इन केस में जब हम अवकलन करते हैं तो बड़े ही आराम से, बड़े ही हंसते हंसते, खुशी खुशी अवकलन हो जाता है। y का अवकलन करेंगे तो y dy/dx, एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1 हो गया। तो स्पष्ट फलनों का अवकलन बड़े ही आराम से हंसते हंसते हो जाता है। स्पष्ट फलनों का अवकलन हंसते हंसते हो जाता है। सब खुशी खुशी अवकलन करते हैं और आराम से इसका अवकलन हो जाता है। लेकिन अस्पष्ट फलनों का अवकलन थोड़ा टेढ़ी खीर है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ऐसे होता है जैसे x³ का हुआ 3x², क्योंकि यहाँ y को x के पदों में लिख नहीं सकते आप, तो जैसे जैसे आता जाए वैसे वैसे अवकलन करते जाइए। y³ का 3y², खुद y का dy/dx -3, x गुणा y का अवकलन करेंगे तो x बाहर, y का dy/dx, फिर y बाहर, x का 1 और बराबर में 0। अब dy/dx के पदों को एक साथ, पहले तो 3 का भाग दे दीजिए, फिर dy/dx के पदों को एक साथ कर लीजिए, और जो बिना dy/dx के, मतलब जिनके साथ dy/dx नहीं है, उनको उधर भेज दीजिए। फिर dy/dx का मान निकाल लीजिए, भाग दे दीजिए, y - x² / y² - x, ये आपका आंसर आ गया। तो अस्पष्ट फलनों को आपको, जैसे थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होता, ऐसा डराने वाली बात नहीं है कि ओ अस्पष्ट फलन आ गए पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वैसे ही होगा जैसे होता है। बस स्पष्ट फलनों में आराम से हो जाता है, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा होता है, थोड़ी सी परेशानी मोल लेनी पड़ती है, बस इतना ही है। बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है, घबराइएगा मत, सब कुछ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुकलन में हमारा एक साथी है जिसका नाम है लघु गुणक। तो आप लोगरिथम की सहायता से, बाय यूजिंग लोगरिथम, लोगरिथम जो है वो कई अवकलन को आसान कर देता है। बाय यूजिंग लोगरिथम, लोगरिथम कमाल की ताकत रखता है, जिसका आप यूज करके, बाय यूजिंग लोगरिथम, लोगरिथम की सहायता से आप अवकलन को आसान कर सकते हैं। कई अवकलन है जो पेचीदा हैं, लेकिन लोग जो है वो जादू ही है, जादू की तरह आएगा और आपके सवाल को आसान कर देगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है, रिपीट कर रहा हूँ, लोग लेना ज़रूरी नहीं है, बस लोग आप इसलिए ले रहे हैं कि इससे आपका अवकलन जो है वो आसान हो जाएगा। गौर के लिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कई बार लोग नुकसानदायक भी होता है, क्योंकि फ़ायदे, हर चीज़ के फ़ायदे फ़ायदे नहीं होते, नुकसान भी होते हैं।
कई बार लोग फायदे होता है, जैसे इस केस में बहुत फायदेमंद है। अगर इस केस में आप डायरेक्ट अवकलन करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि ये भयंकर पेचीदा होने वाला है। भयंकर पेचीदा इसलिए होने वाला है कि पहले अंडूड का करेंगे, फिर भाग के नियम का करेंगे, फिर भाग में भी ऊपर गुणा आ रहे हैं, फिर गुणा का नियम करेंगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसके बजाय अगर आप लोग लेते हैं तो लोग की ताकत को महसूस करेंगे आप। लोग वाई बराबर आधी पावर है जो कि आगे आ जाएगी, आधी पावर आगे आ गई, लोग, फिर ये x-1 दोनों माइन भाग में है तो दोनों माइनस में आ जाएंगे, भाग में है तो दोनों माइनस में आ जाएंगे, ये माइनस में आ गए। ठीक है, फिर ये गुणा है तो ये प्लस में आ जाएंगे, तो ये लोग, ये बीच में गुणा है, log x-1, log x-2, log x-3, log x-4। मैंने लिखा प्लस में ही था, लेकिन आगे माइनस का चिन्ह होने की वजह से चिन्ह बदल गए। अब आप अवकलन करिए और देखिए कितनी आराम से, कितना हंसते हंसते अवकलन होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आप यहाँ पे अवकलन करते हैं तो log y का हो गया 1/y, खुद y का हो गया dy/dx, 1/2 आपका बाहर है जो कि नियतांक है, log का हो जाएगा 1/x-1, ये हो जाएगा 1/x-2, ये हो जाएगा 1/x-3, और ये हो जाएगा 1/x-4। y को उधर भेज दीजिए, dy/dx का मान आ जाएगा, और y का मान जो ये वापस है ये यहाँ रख दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप अवकलन कर सकते हैं। अगर आपको सीधा करते हैं तो आप खुद से महसूस कर सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन लोग ने इसको इतना आसान कर दिया कि पता ही नहीं चला। तो ये है बाय यूजिंग लॉगरिथम। कई जगह ऐसी भी है जहाँ पे लोग लेना अनिवार्य है, बिना लोग लिए सरकार नहीं चलेगी। कई ऐसे हैं, वो सवाल ऐसे हैं जिन सवालों में आपका चर जो है, चर की घात चर मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें आपका नीचे भी वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं आप, डिफरेंशिएशन करते हैं, वो वेरिएबल ही नीचे है, उसी का ही कोई भाई बंधु परिवार का सदस्य नीचे है और उसी का ही कोई सदस्य ऊपर है। तो ऐसे को हम कहते हैं चर की पावर चर, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो ऐसे क्वेश्चनों में एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं एक्स की पावर एक्स, नीचे भी एक्स है ऊपर भी एक्स है। ठीक है, log x की पावर साइन एक्स, नीचे भी x का ही रूप है ऊपर भी x का ही रूप है, x की पावर 1/x। तो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे भी x है ऊपर भी x है। तो ऐसे जो फंक्शन है, इन फंक्शनों का जब हम अवकलन करने जाते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। आप देख सकते हैं क्या x की पावर x का कोई फॉर्मूला है, log बटा साइन एक्स का कोई फॉर्मूला है, तो जवाब है साहब इनका log की पावर साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं, इनका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। नो डायरेक्ट फॉर्मूला, प्रॉब्लम है नो डायरेक्ट फॉर्मूला, नो डायरेक्ट फॉर्मूला, सीधे फॉर्मूले नहीं है। तो हमारे तो हाथ कट गए, अब फॉर्मूले है ही नहीं तो फिर अवकलन कैसे करेंगे? बिना फॉर्मूलों से अवकलन होता नहीं है। तो इस समय हमारी जान बचाने के लिए आते हैं हमारे लोग बाबा, लोग बाबा हमारी जान बचाने के लिए आते हैं। हम इसको मान लेते हैं बराबर में वाई, और लोग को कॉल करते हैं कि लोग भैया आ जाओ और हमें इस संकट से बाहर निकालो। तो लोग भैया आते हैं और हमें इस संकट से बाहर निकाल देते हैं। कैसे? चमत्कारी तरीके से। कैसे? चमत्कारी तरीके से। क्योंकि लोग में एक बहुत बड़ी ताकत है, वो है कि वो पावर को नीचे ले आता है, और पावर को नीचे लाने के बाद तो फिर कोई परेशानी नहीं है। पावर की तो लड़ाई थी, क्योंकि हमारे पास नीचे भी चर है, पावर में भी चर है, दोनों तरफ चर है। अगर एक तरफ चर हो तो हमारे पास फॉर्मूले हैं, एक तरफ चर हो तो हमारे पास फॉर्मूले हैं, लेकिन दोनों तरफ चर हो ना, तो उसका कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। देखो आ जाओ, ये रे फॉर्मूले। फर्स्ट को देखो, इसमें चर नीचे है लेकिन ऊपर अचर है, इसमें नीचे अचर है ऊपर चर है। तो एक तरफ चर होता है तो हम इन दोनों फॉर्मूलों में से फर्स्ट और थर्ड में से कोई ना कोई चिपका लेंगे। अगर खाली नीचे चर है ऊपर नहीं है तो ये लग जाएगा, अगर नीचे अचर है ऊपर चर है तो ये लग जाएगा। लेकिन ऊपर और नीचे दोनों तरफ चर हो जाए ना, तब सरकार जो है वो गिरती है। और उस गिरती हुई सरकार को संभालने वाला मात्र और मात्र कौन है भैया? उस गिरती हुई सरकार को कौन बचाएगा? सिर्फ और सिर्फ आपका लोगरिथम जो है वही आपकी सरकार को बचाता है, क्योंकि इसने पावर को हटा दिया, और पावर को हटाते ही हमारा क्लेश खत्म। log y का 1/y, खुद y का dy/dx। ठीक है, ये गुणा का नियम लगेगा, x बाहर, log x का 1/x, फिर log x बाहर और x का 1, x से x कट गया, y को उधर भेज दीजिए, dy/dx बराबर y।
वन प्लस log x, y का मान वापस रख दीजिए, y जो है वो x की पावर x है, तो ये हो गया x की पावर x। तो ये आइडिया समझ गए आप कि log लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि log नहीं लोगे तो फॉर्मूले कहाँ से लाओगे, क्योंकि आपके पास ऊपर नीचे दोनों तरफ चर हो, ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं जहाँ नीचे भी x बैठा हो ऊपर भी x बैठा हो दोनों तरफ, क्योंकि मैं आपको दिखा चुका, नीचे x का फॉर्मूला है, ऊपर अचर होना चाहिए, या नीचे अचर हो ऊपर चर हो तो फॉर्मूला है। दोनों तरफ वाले का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आपको लोग को कॉल करना ही पड़ेगा कि लोग भैया आओ संभालो, हमारी डूबती नैया को संभालो वरना मुश्किल हो जाएगी, तो लोग ने संभाल ली। तो इनमें तो आपके पास अनिवार्यता है लोग लेना, बिना लोग लिए आप इनको नहीं कर सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं हमारे प्राचालिक समीकरणों के अवकलन, पैरामेट्रिक इक्वेशन के, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है जब आपका एक्स और वाई किसी तीसरे के रूप में हो, एक्स और वाई किसी और के रूप में हो। सपोज कीजिए एक्स जो है वो टी के रूप में है, कोई फलन है, एक्स जो है वो टी का फलन है, वाई भी किसी टी का फलन है। तो एक्स और वाई जो है वो डायरेक्ट नहीं है, अब तक आपके जो क्वेश्चन थे उसमें एक्स और वाई डायरेक्ट आ रहे थे, वाई और एक्स उलझे हुए थे, लड़ रहे थे आपस में, लेकिन थे साथ में, थे साथ में। जैसे वाई जो था वो सीधा ही एक्स का फलन था, तो ये तो जो है ये नॉर्मल आपके कहलाते हैं कि सीधे सीधे फंक्शन, आप इनको डायरेक्ट फंक्शन कह सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है फंक्शन जो है वो डायरेक्ट नहीं है, आपका एक्स और वाई दोनों ही किसी तीसरे के हैं, मतलब एक्स और वाई डायरेक्ट दोस्त नहीं है, किसी तीसरे के दोस्त है। राम और श्याम दोनों सीधे दोस्त नहीं है, राम और श्याम किसी मोहन के दोस्त है, मोहन बिचौलिया है। तो इसको कहते हैं पैरामीटर, प्राचल। टी जो है वो प्राचल कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। जो ये बिचौलिया है ना, ये पैरामीटर कहलाता है। अब है तो एक्स वाई, क्योंकि एक्स और वाई दोनों टी के फलन है, तो अगर आप टी को हटा दोगे तो एक्स और वाई डायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकाला जा सकता है कि डी वाई बाई डी एक्स का मान y का x के साथ अवकलन जो है वो निकालो, लेकिन इसका y का x के साथ अवकलन निकालने के लिए आपको पहले आप ये करते हैं कि जो x है वो जिसके रूप में है, t के रूप में है, तो आप t के साथ अवकलन कर लेते हैं dx ओवर dt। फिर आप y का t के साथ अवकलन कर लेते हैं dy ओवर dt, क्योंकि x और y दोनों t के रूप में, दोनों का अवकलन कर लिया। और फिर दोनों का भाग देकर आप dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, दोनों को लिया, dy बाई डी टी के अंदर dx बटा dt का भाग दिया, जिससे आपका dt कैंसिल आउट हो जाएगा, जो dy बाई डी एक्स बना लेगा। तो इस तरीके से आपका dy बाई डी एक्स निकलता है, ये एक तरीका है dy बाई डी एक्स निकालने का। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके हम इसकी बात कर लेते हैं। एग्जांपल ले लो एक, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x और y दोनों थीटा के रूप में है, तो अगर आप थीटा के रूप में अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx बटा डी थीटा बराबर a cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। y का करेंगे तो dy बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा b cos थीटा। ठीक है, फिर आप दोनों में भाग दे देंगे, dy ऊपर रहना चाहिए, dx नीचे रहना चाहिए, अगर आपको dy बाई डी थीटा बनाना है तो। अगर dy बाई डी थीटा बनाना है तो आपको ये करना होगा, जैसे आप dy बाई डी एक्स बनाएंगे तो आपको भाग देना होगा समीकरण दो में, दो नाम दे दीजिए, इसको एक नाम दे दीजिए, समीकरण दो भाग समीकरण एक, समीकरण दो को एक से डिवाइड करने पर तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और इधर आपका आ जाएगा b माइनस बी बटा ए, और कॉस बटा साइन हो जाएगा कॉट थीटा, माइनस बी बटा ए कॉट थीटा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपकी प्राचालिक समीकरण जो है वो सॉल्व होती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका किसी अनंत श्रेणी का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, किसी अनंत श्रेणी का अनंत अवकलन करना, एक ही फलन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उसका अवकलन कैसे करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए, पहले आप इनफाइनाइट सीरीज समझिए, एक ही पद को बार बार रिपीट किया जाता है और वो अनंत तक रिपीट किया जाता है, जैसे y बराबर आपका ये आगे अंडर रूट साइन एक्स, फिर प्लस, फिर दोबारा अंडर रूट साइन एक्स, फिर दोबारा प्लस, फिर अंडर रूट साइन एक्स, फिर दोबारा प्लस, और सो ऑन, ये प्रक्रिया अनंत तक रिपीट की जा रही है। तो ऐसे फलों का अगर आपको अवकलन निकालना हो तो कैसे निकालें, ये अनंत तक चलने वाली प्रक्रिया। तो हम ये करते हैं कि भाई अनंत तक चल रहा है, एक ही पद, सेम पद बार बार रिपीट हो रहा होगा, तो हम इस रिपीटेशन को तोड़ देते हैं। रिपीटेशन कैसे तोड़ते हैं,
जैसे आपका अंडर रूट है, ये तो पहली बार आ रहा है, तो अंडर रूट को पहली बार आ रहा है, जो पहली बार आ रहा है उनको आने दीजिए। साइन एक्स पहली बार आ रहा है, आने दीजिए। प्लस पहली बार आ रहा है, आने दीजिए। अब वापस से अंडर रूट वही जो चीज़ है वापस से रिपीट हो गई, वापस से ये रिपीट हो गई। और सिर्फ एक पद जो है वो हमने बाहर रख लिया, और बाकी पद वापस रिपीट होने लग गया। वापस रिपीट होते ही उसकी जगह वाई लिख दो, क्योंकि ये है तो वाई के बराबर ना, ये तो अनंत पद है। अनंत पद वाई के बराबर है, तो एक पद अगर हम बाहर रख लें तो बचे हुए पद भी अनंत है, तो वापस वाई रख सकते हैं, वापस वाई हो जाएगा। दोनों साइड आप वर्क कर लीजिए। इस तरीके से आप पहले तो अनंत श्रेणी का खात्मा करते हैं और फिर अवकलन करते हैं। और खात्मा कैसे करते हैं, एक पद को छोड़ के बाकी पदों की जगह वाई रख लेते हैं। 2y डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर लीजिए और मान निकाल लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा आपका कॉस एक्स बटा 2y-1। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये काम करती है, अनंत श्रेणियों का अवकलन जो है वो इस तरीके से काम करता है। उसके बाद में आता है एक से अधिक बार अवकलन, मोर देन मोर देन वन डिफरेंशिएशन। एक से ज्यादा बार अवकलन करना, मतलब हायर ऑर्डर कहते हैं इसको। उच्च कोटि का अवकलन कहते हैं। उच्च कोटि का मतलब होता है आप अवकलन एक बार नहीं कई बार करते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उच्च कोटि के अवकलज। उच्च कोटि के अवकलज में ये होता है कि आपको अवकलन करने के लिए उकसाया जाता है कि भाई एक बार नहीं, दो बार करो, तीन बार करो, चार बार करो, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अवकलन के रूल वही रहते हैं, बस एक बार आ जाए उसका दोबारा कर दो, फिर से आ जाए फिर से कर दो, तो वही रहता है। जैसे मान लीजिए y बराबर ए ई की पावर x है, प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स है। आपसे कहा कि भैया इसका दो बार अवकलन करो, दो बार अवकलन करो, तो करना वही है, दो बार सीधा तो हो नहीं सकता, पहले एक बार होगा। एक बार अवकलन करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए ई की पावर एक्स माइनस बी, ये माइनस में आ जाएगा, -1 ई की पावर माइनस एक्स, क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स का -1। और दोबारा अवकलन करोगे इसका तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये आपका ए ई की पावर एक्स। और दोबारा करोगे तो फिर माइनस आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस आ गया। और ये आपका वही सवाल बन गया वाई, तो आप इसकी जगह वाई रख सकते हैं। तो ये है, तो ये कोई ज़्यादा मेरे ख्याल से आप लोगों को ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें हैं नहीं, है ना। बाकी बेसिक थ्योरी है, ये छोटी छोटी बेसिक थ्योरी है, आप लोगों को ऑलरेडी ज़्यादातर चीज़ें पहले से ही पता होंगी। सिर्फ मैंने तो एक बार रिकॉल करवाया आपको। और बारीक जो चीज़ें हैं, सवाल जो है वो आप लोगों को अगले लेक्चर में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के जो लेक्चर है उनको देखिए, जो बाकी डिटेल लेक्चर और भी आगे अभी आपको थ्योरी कई बार रिपीट होगी। आगे के लेक्चर जो आप देखेंगे उसमें जो थ्योरी और बारीकी से और पतली करके और मतलब एकदम सूत से सूत मिलाकर एकदम छोटे छोटे टुकड़े कर करके आपको और दोबारा थ्योरी मिलेगी। तो और आगे पढ़िएगा इसके बारे में, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ तक एक बार आपको सारा का सारा समराइज कर दिया, सबका सब आपको रिकॉल करवा दिया, याद दिला दिया कि अवकलन क्या है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे फलन होते हैं और कैसे कैसे अवकलन होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब चीज़ें आपको थ्योरी की चीज़ें याद आ गई होगी। ठीक है, चलिए फाइनली लेक्चर को ब्रेक करते हैं, बंद करते हैं यहाँ पे। इसी के साथ अवकलन जो है, अवकलन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में जो है वो मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, मध्यमान पर में पढ़ेंगे, फिर अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।